दोस्तों आज जिस किडनैपर की हम लोग बात करने वाले हैं, अगर उसके तरीके को देखा जाए तो वो सच में ही काफी ज्यादा खतरनाक था। क्योंकि ये सबसे पहले किसी भी लड़की को अपना शिकार बनाता, उसे अपने कब्जे में लेता और उसके बाद अपने ट्रक में लाकर उसे अगले काफी दिनों तक उसी तरह प्रताड़ित करता, उसका शोषण करता जिस तरह उसका मन करता। इसके उस ट्रक में हर वो हथियार मौजूद था जो कि एक व्यक्ति को किसी भी दर्द की अंतिम सीमा तक पहुंचा सकता है। लेकिन इसके कब्जे से एक लड़की ऐसी भी थी जो कि बच निकलती है और उसने आकर जो पुलिस के सामने पेश किया, अपने जो एक्सपीरियंस थे उसके बारे में उन्हें बताया, वो सच में ही काफी ज्यादा खौफनाक थे। यही कारण है कि वो आदमी पकड़ा गया और ये सिलसिला बंद हो पाया। घटना 25 जुलाई 1996 की है, जब मैक्सिको में कैल्विन वैन अपने कुछ दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए गई थी, लेकिन वो गायब हो गई। जब पुलिस ने थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें पता चला कि आखिरी बार उसे ब्लू वाटर सैलून में देखा गया था, जहां उस टाइम ये अकेली नहीं थी, जबकि इसके साथ इसकी एक दोस्त जैसी रे भी थी। लेकिन जब पुलिस ने जैसी रे से पूछताछ की तो उसने कहा कि सर मुझे नहीं पता, आखिरी बार वो मुझे बार के अंदर ही छोड़कर अकेली ही बाहर चली गई थी। और लगभग 3 दिन बीत जाने के बाद कैली वापस अपने घर भी आ पहुंचती है। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की कि तुम पिछले इतने दिनों से कहां पर थी, और हालात अगर उस टाइम के अगर कैली के देखे जाएं तो उसके शरीर पर काफी सारे निशान थे। पुलिस ने यह भी जानने की कोशिश की कि तुम्हारे शरीर पर ये इतने सारे जो निशान हैं, इतनी जो इंजरी आई हुई हैं, ये आखिरकार किस कारण आई है। तो कैल्विन ने कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि मेरे साथ पिछले 1 हफ्ते में क्या कुछ हुआ है। और ये घटना उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक मिस्ट्री बन के रह गई कि पिछले 3 दिनों से वो कहां पर थी। उसे इस बारे में कोई भी बात याद नहीं थी कि उसके साथ क्या हुआ। काफी सारे लोग इसे पैरानॉर्मल चीजों से भी जोड़ रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने उसकी थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की, उसके थोड़े चेकअप करवाए, तो ये बात सामने आई कि उसे एक इंजेक्शन दिया गया है, जिसके कारण उसके पिछले दिनों में उसके साथ क्या बीता है वो सब भूल गई। और इस घटना के कुछ ही दिनों बाद 5 जुलाई 1997 को कैली की एक काफी क्लोज फ्रेंड उसी बार से फिर से गायब हो गई। लेकिन अब की बार फिर से इस बारे में किसी को नहीं पता था कैली की 22 साल की दोस्त मैरी पार्कर कहां पर गई। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ इतना ही पता चलता है कि ये जो लड़की गायब हुई है, ये फिर से ब्लू वाटर सैलून उसी बार से गायब हुई है। जब वो गायब हुई तो उसके साथ यहाँ पर कैली, वो खुद लड़की, उसका एक दोस्त रॉय और जैसी रे, ये सभी मिलकर वहां पर ड्रिंक करने के लिए गए थे। पुलिस ने इसके बारे में काफी खोजबीन की, लेकिन उसके बारे में कोई भी पता नहीं चला। और इसी तरह टाइम बीतते बीतते 20 मार्च 1999 का आता है, जब सिंथिया वीगिल नाम की ये लड़की अपने होटल से बाहर निकलती है। अभी तक सिंथिया अपने टाइम को बड़े ही मजे से गुजार रही थी, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है जब उसका बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि कोई तुमसे मिलने के लिए आया है और वो रोड की दूसरी तरफ एक बड़ी सी गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सिंधिया वहां पर जाकर उस आदमी से मिलने की कोशिश करती है, थोड़ी बहुत बात करती है और उसके बाद उसके ट्रक में जाकर बैठ जाती है। और देखते ही देखते वो ट्रक वहां से चला गया। और उसके बाद सीधी की सीधी ये कंप्लेंट पुलिस तक पहुंचती है कि इस तरह सिंधिया भी गायब है। पुलिस ने जब छानबीन की तो ना तो उसका दोस्त डीजे वहां पर था और ना ही सिंधिया, क्योंकि वो तो पहले ही गायब हो चुकी थी। इस घटना के 2 दिन बाद ही 22 मार्च 1999 को पुलिस के पास एक कॉल आता है, लेकिन पुलिस वाले जब तक ये फोन उठाते और सामने वाले से बात करते तब तक ये लाइन कट चुकी थी। और उसके लगभग 10 मिनट बाद ही पुलिस के पास फिर से कॉल आता है और उस कॉल में बोलने वाली महिला सच में ही काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली बातें बता रही थी, क्योंकि उसने बताया कि जो 3 महिलाएं इस तरह गायब हुई हैं और पुलिस अभी भी उन्हें ढूंढ रही है, जिनमें से एक महिला तो मिल गई थी और उसने बताया था कि उसे पिछले कुछ दिनों का कुछ भी याद नहीं। उन सभी बातों के बारे में उसे पता है कि उनके साथ क्या बीता था। उसने बताया कि मैम अभी अभी एक लड़की मेरे पास आई है जिसके शरीर पर एक कपड़ा भी मौजूद नहीं और इसके गले में बड़े ही भयंकर तरीके से बेल बांधी गई है और इसे पूरा ही बांधने की कोशिश की गई है। इसका कहना है कि इसका नाम सिंधिया है और इसे जो किडनैप करने वाला व्यक्ति था उसने इसे एक ट्रक में बंद कर रखा था। और यही वो आदमी था जिसने पहली वाली लड़कियों को भी इसी तरह बंदी बनाकर अपने उस ट्रक में रख रखा था, जैसा कि आप इस एक्चुअल कॉल रिकॉर्डिंग में भी सुन सकते हैं। Yes, I'm calling for a young lady that ran into the house. She says she's just been raped. She's got a chain on her and everything. Send someone right away.
this lady's naked and everything else. She said they've been holding her for 3 days. पुलिस वहां पर जाती है और जाकर सिंधिया को जब देखती है तो वो पाती है कि सिंधिया काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से घबराई हुई है। सिंधिया ने जब पहली नजर में पुलिस वालों को देखा तो वो और ज्यादा घबरा गई और उसने कहा कि यही वो लोग हैं जिसने मुझे किडनैप किया था। पुलिस वाले भी ये बात समझ नहीं पाए कि आखिरकार ये सब हमने कब किया, और उसके बाद उसके पास आकर आराम से बैठकर कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और तुम्हें हमसे कोई भी खतरा नहीं, अब आराम से बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था। तो सिंथिया ने घबराते घबराते बताया कि सर इस तरह मैं अपने अपार्टमेंट में थी, मेरा दोस्त आया और उसने बताया कि इस तरह मेरे बारे में कोई पूछ रहा है, वो सड़क के दूसरी तरफ खड़ा होकर मेरा इंतजार कर रहा है और मैं वहां पर जाती भी हूँ। उससे मैंने पहले तो बाहर से ही पूछा कि आपको क्या चाहिए, लेकिन उसने कहा कि मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, आपके बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ, मुझे आपसे थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करनी है। और अगर उसके हालात देखे जाएं तो वो पुलिस की ड्रेस पहने हुए था। सिंधिया उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और उससे थोड़ी देर बातें करने लगती है, लेकिन देखते ही देखते उस आदमी ने सिंधिया को हथकड़ी लगा दी। इन सभी हरकतों को देखकर सिंधिया काफी ज्यादा घबरा गई और उसने वहां से भागने की कोशिश की। लेकिन बात अगर उस हथकड़ी के दूसरे हिस्से के बारे में की जाए तो वो उस आदमी के हाथ में लगा हुआ था, जिसके कारण वो नहीं भाग पाई। और वो आदमी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो कुछ इस तरह का ट्रक था जैसे कि आमतौर पर चलाने वाला भी होता है, लेकिन बात अगर उसके पीछे के हिस्से की जाए तो उसमें पूरा का पूरा रूम होता है। तभी वहां पीछे से एक लड़की आती है और सिंधिया के सिर में एक रोड मारती है, जिसके बाद वो पूरी तरह से बेहोश हो गई। और जब तक सिंधिया की नींद खुलती वो उस गाड़ी के पिछले हिस्से में थी, यानी कि उस कंटेनर टाइप में। उसके हाथ हथकड़ियों से बंधे थे और उसके शरीर पर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं था। अभी भी वो ट्रक चल ही रहा था और इसी तरह चलते चलते कुछ ही देर बाद वो एक ऐसे इलाके में पहुंच गया जो कि काफी ज्यादा वीरान था, काफी ज्यादा उजड़ा हुआ सा लग रहा था। लेकिन वहां पर काफी सारे ऐसे घर मौजूद थे जहां पर शायद लोग रहते होंगे। वहां पर जाने के बाद अपनी गाड़ी रोककर वो आदमी पीछे आता है और सिंधिया को अपनी गन पॉइंट पर रखकर बोलता है कि बड़े ही आराम से अंदर चलो, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर शूट कर दूंगा। सिंधिया को ये बात काफी ज्यादा अजीब लगी कि यहाँ पर काफी सारे घर हैं, लेकिन उनमें कोई भी ऐसा व्यक्ति मौजूद नहीं जो कि उसे देख सके और उसकी आकर मदद कर सके। और इतना करने के बाद वो उसे अपने घर के अंदर एक कमरे में लेकर जाता है, जहां पर उसे सबसे पहले ले जाकर हथकड़ियों से दोबारा से बांध देता है और उसके गले में एक पट्टा डाल देता है। अभी तक सिंधिया के शरीर पर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं था। और ये सब काम करने के बाद वो आदमी बाहर जाता है और एक टेप चलाता है जिसमें उसने अपनी नॉर्मल पहचान बताई और ये सब भी बताया कि ये टेप उसने आज नहीं जबकि 23 जुलाई 1993 को बनाई थी। और बात अगर सिंधिया के बारे में की जाए तो उसे तो 1999 में कैद किया गया था। तो सिंधिया को इस बात का अंदाजा होने लगा कि वो यहाँ पर आने वाली पहली लड़की नहीं है। अगर इसने ये टेप 1993 में बनाई थी तो आज तक पता नहीं यहाँ पर ऐसे ही मेरी ही तरह कितनी सारी और लड़कियों को भी ये यहाँ पर लेकर आया होगा। और इसी के साथ उसने ये भी बताया कि ये टेप उसके जो आगे आने वाली लड़कियां हैं उसके भी काफी ज्यादा काम आने वाली हैं। जरा सुनिए इस रिकॉर्डिंग को भी। Hello there, bitch. Are you comfortable right now? I doubt it. Wrists and ankles chained, gagged, probably blindfolded. I don't know the details of your capture because this tape is being created July 23rd, 1993 as a general advisory tape for future female captives. All of a sudden, इसके अलावा उसने सिंधिया से ये बात कहने की भी कोशिश की ताकि वो मानसिक तौर पर थोड़ी कमजोर हो जाए कि यहाँ पर तुम पूरी तरह से मेरे कब्जे में हो, जिस भी तरह से मैं तुम्हें रखना चाहूँ रख सकता हूँ और तुम्हारी मदद करने कोई नहीं आने वाला। और उससे अगले 2 दिन जो सिंधिया ने सहा वो सच में ही काफी ज्यादा दर्दनाक था, क्योंकि ये एक ऐसा व्यक्ति था जो कि सिर्फ और सिर्फ सेक्स का एडिक्ट नहीं, जबकि दूसरी तरफ अपनी फीमेल पार्टनर को काफी ज्यादा दर्द देकर उसका शोषण करने में विश्वास रखता था। इस बीच भले ही उसकी फीमेल पार्टनर की जान क्यों न चली जाए, जिसके तौर पर उसने अपने उस रूम में काफी सारे ऐसे हथियार रख रखे थे जिनसे वो अपनी फीमेल पार्टनर को काफी ज्यादा दर्द देता। उसके साथ जो घट रहा था, उसने जो दर्द सहा, उससे सिर्फ उसने एक ही अंदाजा लगाया कि मुझे जल्द से जल्द क्यों न ये आदमी मौत दे दे,
लेकिन दूसरी तरफ उसका दिमाग ये भी बोल रहा था कि इसने जो मेरे को टेप सुनाई थी उस टेप को सुनने वाली मैं पहली नहीं हूँ, और मैं पहली नहीं हूँ तो जरूरी नहीं कि मैं आखिरी भी होंगी। आज से पहले भी ये काफी सारी ऐसे ही लड़कियों को लाता रहा और बाद में उन्हें इंजेक्शन देकर, जैसा कि मेरी दोस्त के साथ भी हुआ था, उन्हें छोड़ता रहा। और इसी तरह ना जाने कितनी आगे भी आने वाली लड़कियां होंगी, क्योंकि ये मुझे भी इंजेक्शन देगा और बाद में रोड पर छोड़ देगा, तो मुझे उनके लिए यहाँ पर लड़ना होगा, नहीं तो इसका ये खूनी खेल इसी तरह चलता रहेगा। वैसे तो सिंथिया इस टाइम बिल्कुल टूट चुकी थी, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत जुटाई और प्लान बनाने लगी कि मैं यहाँ से किस तरह बाहर निकल सकती हूँ। वो आदमी हमेशा एक इस तरह की ड्रेस पहना करता था जिसे अगर आदमी पहली नजर में देखता है तो उसे सिर्फ यही लगेगा कि शायद जो उसके सामने यह व्यक्ति खड़ा है वो पुलिस वाला है। इसी तरह सहन करते करते उसका टाइम बीत रहा था और वो चिल्लाने की भी काफी कोशिश कर रही थी, ताकि हो सकता है उसके आस पड़ोस में मौजूद कोई व्यक्ति उसकी मदद के लिए आ जाए। लेकिन तभी उसके सामने एक और टेप सुनने को मिलती है। Now, you're obviously here against your will. Totally helpless. You're very scared. You probably think you're going to be whipped, and you're right about that. You've been snatched and brought here for us to train and use as a sex slave. You may be married, have a kid or two, boyfriend, girlfriend. I don't give a rat's ass about any of that. I don't want to hear about it. Here, your status is no more than that of one of the dogs or of one of the animals out in the barn. I won't have any qualms at all about your throat. उसे पूरा का पूरा दिन उस कमरे में रखा जाता और सिर्फ उसे इसी चीज की आजादी थी कि वो बाहर आकर उनका टॉयलेट यूज कर सकती थी। लेकिन सिंथिया के दिमाग में और ज्यादा प्लानिंग तो तब चलने लगी जब उसे पता चलता है कि डेविड आज बाहर जा रहा है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक महिला रहने वाली है और किसी भी तरह से मुझे उससे लड़कर यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। अगर आज मैं यहाँ से नहीं जा पाई तो मुझे नहीं लगता कि मैं पूरी जिंदगी यहाँ से निकल पाऊंगी, और अगर निकल भी पाई तो वही हाल मेरा होगा जैसा कि पहले वाली लड़कियों का। वो भागने के लिए तैयार भी थी और अपनी प्लानिंग अभी बना ही रही थी, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी भी उसके लिए वो लड़की थी जो कि अगले कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उस लड़की ने जो उसको बंद करने की उसको हथकड़ी लगा रखी थी, उन सभी की जो चाबियां थी वो पिछले कमरे में ही छोड़ दी थी। वैसे तो अभी भी सिंधिया को पूरी तरह से बेल से बांध रखा था और उसका जो घूमने फिरने का एरिया था वो इतना ज्यादा लंबा नहीं था, उसकी चैन काफी ज्यादा छोटी थी। लेकिन उसने जैसे भी हो रेंगते हुए उन चाबियों तक जाने की कोशिश की। वो चाबियां टेबल पर रखी थी और सिंधिया नहीं चाहती थी कि इस तरह अगर वो अपने पास उस टेबल को खींचे तो उस महिला को पता चल जाए जो कि टीवी देख रही है यहाँ पर जो लड़की बंद है वो भागने की किसी तरह की कोशिश कर रही है। तो उसने बड़े ही आराम से उन सभी चाबियों को अपनी तरफ लाने के लिए उस टेबल को खींचना शुरू किया और देखते ही देखते उसकी ये मेहनत रंग भी लाई। वो अपने आप को पूरी तरह से खोलकर वहीं मेज पर रखे उस टेलीफोन से पुलिस के पास कॉल करने लगती है। लेकिन तब तक वो टीवी देख रही महिला इस बात को जान जाती है और वो आकर उसके साथ लड़ाई करने लगती है। सिंधिया के दिमाग में सिर्फ यही था कि अगर आज भी वो यहाँ से नहीं निकल पाई तो कभी नहीं निकल पाएगी। तो उसने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की और वहीं पर रखा एक बर्फ तोड़ने वाले हथियार से उस महिला के ऊपर हमला किया। अभी भी उसने किसी तरह का कोई कपड़ा नहीं पहन रखा था और गेट खुला था, तो उसने भागने में ही अपनी भलाई समझी। बाहर जाते ही वो चिल्लाने लगती है और आसपास में जो भी घर में मौजूद लोग ताकि उसकी मदद के लिए आ सकें, लेकिन वहां पर कोई नहीं आया। तभी उसे एक घर का दरवाजा खुला दिखता है तो वो बिना कुछ सोचे समझे सीधा उस घर में जा घुसती है। वहां पर एक बूढ़ी महिला बैठी थी और उसने जब सिंधिया को ऐसी हालत में देखा तो उसने पूछना चाहा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है और तुम ऐसी हालत में क्यों हो। सिंधिया ने सारी बातें उस बुढ़िया को बताने की कोशिश की और उसे भी पता चल गया कि हाँ, ये सारे केसेस हम लोग न्यूज पर देख रहे हैं, तो क्या तुम यहीं पर थी। तो उसने सारी की सारी अपनी घटना उस महिला को बताई और महिला ने भी बिना देरी किए पुलिस के पास कॉल किया
और जो हमने वीडियो में सबसे पहले बताया था कि एक कॉल पुलिस के पास किया लेकिन वो हाथों हाथ कट गया, और बाद में एक महिला ने बताया कि इस तरह उसे उन सभी महिलाओं के बारे में पता है जो कि इस तरह गायब हुई थी, तो ये वही बूढ़ी महिला है। और यहाँ पर पुलिस के आने के बाद सिंधिया ने पुलिस वालों को ये मामला बताया। पुलिस ने अपनी और फोर्स बुलाई और डेविड के घर पर जाकर छानबीन करनी शुरू की। उसके घर में तो ऐसा कुछ खास नहीं मिला, लेकिन बात अगर उसके उस ट्रक के बारे में की जाए तो उसका जो व्यू था वो सच में ही काफी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि जैसे ही पुलिस वालों ने उस गाड़ी का गेट खोला तो सामने जाते ही पूरे की पूरी दीवारों पर काफी सारे ऐसे हथियार मौजूद थे जो कि किसी व्यक्ति को हद से ज्यादा दर्द देने के लिए पर्याप्त था। डेविड को जल्द से जल्द हिरासत में ले लिया गया और उसके ऊपर केस चलने लगा, और ये सारा का सारा मामला न्यूज पर फैल गया कि इस तरह काफी दिनों से जो लड़कियां गायब हो रही थी वो कहां पर जा रही थी और उन्होंने क्या क्या सहन किया, आखिरकार वो टॉर्चर चैम्बर कैसा था और उन महिलाओं के साथ क्या क्या हो रहा था। वहां से बचकर आई एक महिला ने ये सब कुछ बताया है, और जो किलर था, जो हत्यारा था, जो ये सब काम किया करता था, वो इस तरह पुलिस के कब्जे में है। जब पुलिस ने डेविड के घर पर और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की तो वहां पर उन्हें काफी सारी ऐसी वीडियो मिली जो कि उन महिलाओं की थी जिसके साथ वो ऐसे कुछ सलूक किया करता था। और तभी एक महिला भी सामने आई जिसने कहा कि ये जो वीडियो आप लोगों ने इंटरनेट पर दिखाई है, न्यूज पर दिखाई है, ये महिला तो मैं हूँ, क्योंकि मेरे हाथ पर भी कुछ ऐसा ही एक टैटू बना हुआ है और मैं भी इसी तरह गायब हो गई थी और बाद में मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि मेरे साथ क्या हुआ था। और बात अगर उस जैसी रे नाम की लड़की के बारे में की जाए जो कि उस टाइम भी उस लड़की के साथ थी जब कैली गायब हुई, और बाद में भी जो लड़की गायब हुई उसके साथ ये थी, तो आखिर में इसने यही कहा था कि सर हम लोग इस तरह वहां पर बैठकर ड्रिंक कर रहे थे, उसके बाद ये लड़की चली गई और मुझे इस बारे में नहीं पता कि वो कहां पर गई और उसके साथ क्या हुआ। जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि जैसी रे नाम की ये लड़की असल में डेविड पार्कर की बेटी थी। और बात अगर रॉय नाम के इसके लड़के के बारे में की जाए तो ये वही आदमी था जो कि डेविड के साथ मिलकर ये सब कांड रचा करता था, और उसने सारा कुछ बताया कि आखिरकार वो किस तरह से लड़कियों को उठाते थे, बाद में उनके साथ क्या करते थे, और आखिरी टाइम में वो लोग जब उन्हें छोड़ते थे तो किस तरह से छोड़ते थे ताकि उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई इल्जाम ना आए। उसने पूरी तरह से एक्सप्लेन करके बताया कि इस तरह से पहले तो हम लोग किसी भी लड़की को उठा लेते और जब तक हम लोग उसके साथ रहना चाहते हम लोग बड़े ही मजे से अपना पूरा का पूरा एंजॉय करते, उसे किसी भी तरह की कोई भी सजा देने में या फिर उसके शरीर से खून निकालने में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। वैसे मैंने तो ये सब कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे इस बारे में पता जरूर है। असल में इन सभी कामों का जो असल हीरो है वो हमारे डेविड पार्कर हैं, और उन्हें ही इस तरह किसी को प्रताड़ित करके उसके साथ इस तरह रिलेशन बनाना पसंद है। और जब ये केस कोर्ट में पहुंचता है तो डेविड पार्कर को दोषी पाते हुए 224 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन 2002 आते आते उसे हार्ट अटैक आया और उसी के कारण सजा पूरी होने से पहले ही उसकी मौत हो गई। और रॉय को भी ये सब बातें पता थी, लेकिन उसने उसका सिर्फ साथ ही दिया था, पुलिस को इस बारे में कोई भी जानकारी आकर नहीं दी, तो उसे भी 32 साल की सजा सुनाई गई। और डेविड पार्कर की बेटी पर भी FBI में केस चला, और इस तरह हाथ आया डेविड पार्कर या फिर हम कहें टॉय बॉक्स किलर। एक आदमी जो अलग अलग लोगों को अपना शिकार बनाता और उन लोगों को अपने साथ लाकर उनके सिर में छेद करके उसमें एसिड डालता। आखिरकार कौन था ये आदमी और ये ऐसा कुछ क्यों कर रहा था? क्या ये एक साइको था या फिर किसी तरह का कोई सनकी साइंटिस्ट जो कि अलग अलग अपने एक्सपेरिमेंट कर रहा था? मामला विस्कॉन्सिन अमेरिका का है, जहां पर एंथनी ह्यूज का जन्म 26 अगस्त 1959 को हुआ। जैसे ही उसका जन्म हुआ तो आम बच्चों की तरह वो भी बिल्कुल फिट एंड फाइन था, लेकिन उसके पैदा होने के कुछ ही दिनों बाद उसे निमोनिया हो गया। उसके माता पिता ने उसे ले जाकर डॉक्टर्स को दिखाया और डॉक्टर्स ने इसका इलाज भी किया, लेकिन जिस तरह की दवाइयां डॉक्टर्स ने उसे दी थी उससे एंथनी का निमोनिया तो ठीक हो गया, लेकिन उसके जो सुनने की शक्ति थी वो धीरे धीरे कर कम होने लगी।
और ये लगातार इसी तरह चलते चलते इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई कि वो पूरी तरह से बहरा हो गया और इसके बाद वो बोलने में भी असमर्थ होने लगा और कुछ ही दिनों बाद पूरी तरह से उसकी आवाज भी चली गई और हालात अगर अब एंथनी के देखे जाएं तो वो पूरी तरह से गूंगा और बहरा हो चुका था। एंथनी को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि अब उसके साथ क्या होगा, क्योंकि अभी वो काफी ज्यादा छोटा था, लेकिन उसके घर वालों को ये बात समझ आने लगी थी कि जिस तरह के आज हालात हमारे बच्चे के हैं, हो ना हो आगे चलकर ये इसे काफी ज्यादा परेशान करने वाले हैं। तो उन्होंने वहीं विस्कॉन्सिन में ही मौजूद एक स्पेशल तरह के बच्चों के स्कूल में उसका एडमिशन करवाया, जहां पर उसी की तरह काफी सारे अंधे और बहरे और गूंगे बच्चे आकर इसी तरह पढ़ाई किया करते थे। एंथनी की भले ही आवाज चली गई हो, चाहे वो बहरा हो गया हो, लेकिन वो अगर बात आम लोगों से बातचीत के बारे में की जाए और उसके इंटरेस्ट के बारे में की जाए तो वो काफी ज्यादा अच्छा था और वो लोगों के साथ घुल मिलकर रहना काफी ज्यादा पसंद करता था। और यही कारण था कि जो लोग उसके साथ रहा करते थे उन्हें भी एंथनी का साथ काफी ज्यादा पसंद आया। उसकी माँ सैरली ने भी बताया कि ये भले ही बोल नहीं पाता और लोगों की बातों को सुन नहीं सकता, लेकिन ये औरों के साथ रहकर काफी ज्यादा खुश होता है और बाकी लोगों को अपनी बात बताने के तौर पर, जैसे कि घर पर तो हम लोग इसकी बातों को समझ जाते हैं क्योंकि बचपन से ही ये इशारे करके अपनी बातें हमें बताता है, तो हमें इस बात की आदत पड़ चुकी है कि आखिरकार ये बोलना क्या चाह रहा है। लेकिन बाहरी लोगों के अगर बारे में बात की जाए तो वो अक्सर इसकी बातें नहीं समझ पाते, जिसके चलते इसने अपने पास एक पेन और एक डायरी रख रखी है और अगर किसी को भी इसे कोई बात बतानी हो तो वो उसके ऊपर लिखकर सामने वाले को अपनी सारी की सारी बातें, अपनी सारी परेशानी बता सकता है। एंथनी अपनी जिंदगी में अभी बड़े ही मजे से टाइम बिता रहा था, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जब उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बाहर रात को पार्टी करने की सोची और वो टाइम था 24 मई 1991 का, जब वो लोग सभी मिलकर 219 नाम के एक क्लब के अंदर जाते हैं, जिसके अंदर जाकर वो लोग पूरी पार्टी वगैरह करते हैं और पूरा एंजॉय करते हैं। वहां पार्टी में मौजूद वो काफी सारे लोगों से मिलता है, काफी सारे ऐसे थे जो कि उसके दोस्तों के दोस्त थे और काफी सारे ऐसे जिसके बारे में ना तो उसके दोस्त जानते थे और ना खुद एंथनी। उनसे जैसे ही एंथनी की मुलाकात होती है तो पहले तो एंथनी किसी को कोई भी बात बताने में समर्थ नहीं था, लेकिन जैसे ही उनका थोड़ा और टाइम बीतता है तो एंथनी अपनी नोटबुक निकालकर उन लोगों को इशारों से और लिखकर अपनी बातें बताने लगता है और वो लोग भी यही बात बोलते हैं कि सच में एंथनी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बंदे हो। और उन्हीं में से एक था जेफरी डामा। वो एंथनी से मिलता है और उसके साथ जैसे ही उसकी थोड़ी बात होती है तो उसने कहा कि यार एंथनी, सच में ही तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बंदे हो और देखा जाए अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी को तो ये भी काफी ज्यादा लाजवाब है। वैसे मैं एक फोटोग्राफर हूँ जो कि अक्सर मॉडल्स के लिए फोटोग्राफी करता रहता है। और दूसरी तरफ बात अगर एंथनी के बारे में की जाए तो उसका बचपन से एक यही सपना था कि वो आगे चलकर एक मॉडल बने। उसने अपनी सारी की सारी बातें नोटबुक में लिखकर जेफरी को दी और उसे बताने की कोशिश की कि मुझे भी मॉडलिंग में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है और मैं भी एक मॉडल ही बनना चाहता हूँ और इसके लिए मैं आगे पढ़ाई कर रहा हूँ और जिस तरह भी इसमें कैरियर बनाया जा सकता है मैं वो सारी की सारी चीजें करने की ट्राई कर रहा हूँ। तो जेफरी ने कहा कि यार तुम मेरे साथ चलो और कुछ फोटोग्राफ्स करवाओ और मैं अपने सीनियर्स को वो सभी दिखाऊंगा। हो सकता है वो अगर किसी को पसंद आ गई तो तुम्हें मॉडलिंग के लिए चुन लिया जाए और अगर ना भी चुना गया तो कोई बात नहीं, जो मैं तुम्हारी फोटोज क्लिक करूंगा वो आगे चलकर मैं बेच ही दूंगा। तो इसके लिए मैं तुम्हें जो पैसे दूंगा वो भी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं और अगर तुम अभी मेरे साथ चलते हो तो मैं तुम्हारे यहाँ फोटोशूट कर दूंगा और हाथों हाथ तुम्हें कुछ पेमेंट भी कर दूंगा। ये बात सुनकर एंथनी काफी ज्यादा खुश हुआ और उसने सोचा कि वाओ, ये काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्यों न मैं अभी जाऊं और वहां पर जाकर थोड़ी फोटोशूट करवा लूं, जिसके बाद हो सकता है मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो वो दोनों के दोनों पार्टी खत्म होते ही निकल पड़ते हैं जेफरी के घर की तरफ। एंथनी ने जेफरी के साथ जाने से पहले अपने दोस्तों को बताया कि मैं इस तरह जाना चाहता हूँ और मेरा मॉडलिंग का काफी ज्यादा शौक है, ये बात तुम लोग भी जानते हो। और इस तरह एक व्यक्ति मुझे मिला है जो कि ये सभी बातें बोल रहा है कि तुम मुझसे कुछ फोटो शूट करवा लो और उसके भी मुझे पैसे मिलेंगे और अगर आगे चलकर ये सभी की सभी फोटो किसी को पसंद आती हैं तो वो लोग मुझे हायर कर सकते हैं।
तो मैं जेफरी नाम के इस बंदे के साथ इस तरह जा रहा हूँ और हो ना हो कल सुबह तक मैं वापस आ जाऊंगा। रात को हम लोग फोटो शूट कर लेंगे और कल तक हो सकता है मेरी किस्मत चमक जाए। उसके सारे के सारे दोस्त भी अब पूरी तरह से शराब में भंड हो चुके थे और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम जिस तरह भी जाना चाहते हो तुम चले जाओ। एंथनी जेफरी के साथ उसके घर जा पहुंचता है। वहां पर जाते ही जेफरी ने सबसे पहले यही कहा कि भाई वेलकम है तुम्हारा मेरे घर पर, और जब तक मैं अपना स्टूडियो वगैरह जचाता हूँ तुम क्या ठंडा गरम क्या लेना चाहोगे। तो एंथनी ने कहा कि भाई मैं कुछ नहीं लेना चाहता, बस पानी पिला दो और उसके बाद अपना फोटोशूट वगैरह कर लेते हैं। तो उसने कहा कि नहीं यार, तुम्हें कुछ तो लेना चाहिए, तो चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। और जेफरी ने लाकर एक ड्रिंक एंथनी को दी। एंथनी ने जैसे ही वो ड्रिंक पी तो वो पूरी तरह से बेहोश हो गया। एंथनी के बेहोश होते ही जेफरी ने उसे उठाया और दूसरे कमरे में लेकर गया। वहां पर एक बेड मौजूद था जहां उसे ले जाकर बेड पर लिटा दिया और उसके बाद उसके सिर को बेड पर एक कोने की तरफ लटका दिया। अब बात अगर एंथनी के बारे में की जाए तो वो पूरी तरह से बेहोश था और इसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। जेफरी ने जल्द से जल्द एंथनी के सिर में छेद किया और उस छेद से अपने पास मौजूद एक एसिड की बोतल से एसिड निकालकर उसमें डालना शुरू कर दिया। एसिड डलने के लगभग आधे घंटे बाद ही एंथनी की मौत हो गई। लेकिन ये सब चीजें देखकर जेफरी को काफी ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि वो एंथनी को मारना नहीं चाहता था, जबकि वो चाहता था कि एंथनी एक ज़ॉम्बी बन जाए। जेफरी का मानना था कि अगर किसी भी व्यक्ति के दिमाग को किसी तरह से सुन्न कर दिया जाए या फिर उसे खत्म कर दिया जाए तो व्यक्ति खुद की सोचन शक्ति कभी नहीं कर पाता, जबकि वो सामने वाले के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो जाता है और वो उसे एक ज़ॉम्बी बनाकर अपने इशारों पर नचाना चाहता था। लेकिन उसका ये एक्सपेरिमेंट सफल नहीं रहा, तो उसने जल्द से जल्द एंथनी के शरीर पर और ज्यादा एसिड डालना शुरू किया और वो भी उसके फेस पर, ताकि वो उसके बॉडी पार्ट से पूरी तरह से अलग हो जाए। क्योंकि दूसरी तरफ उसके दिमाग में एक ये प्लानिंग भी चल रही थी कि मैं एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनाऊंगा जिसके बीचों बीच एक पुतला खड़ा होगा और उसके साइडों में अगर नीचे की बात की जाए तो 10 इस तरफ और 10 इस तरफ अलग अलग इंसानों की खोपड़ियां रखी होंगी। जैसा कि आप लोग इस ड्राइंग से, जो कि उसने खुद बनाई थी, इससे अंदाजा भी लगा सकते हैं। जेफरी मारा जा चुका था और अगले दिन जैसे ही वो अपने घर पर नहीं पहुंचता है तो उसके घर वाले इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान होने लगे कि पता नहीं यार वो कहां पर गया होगा। और दूसरी तरफ उसके दोस्तों ने ये बात उसके घर वालों को भी बताई कि इस तरह उसे एक पता नहीं कौन था, एक फोटोग्राफर मिल गया था जो कि उसे मॉडल बनाना चाहता था। हो सकता है वो उसी के साथ चला गया हो। तो उसकी माँ ने भी कहा कि हाँ, ये मॉडलिंग में तो काफी दिनों से जाने की बोल रहा था, इसे मॉडलिंग काफी ज्यादा पसंद थी और चलो ठीक है, कुछ इसी तरह का कोई अगर बंदा मिल गया तो हो सकता है इसका आने वाला जो भविष्य है वो थोड़ा सुधर जाए। लेकिन अगले काफी दिनों तक वो वापस नहीं आता है, तो उन्हें काफी ज्यादा चिंता होने लगी और उन लोगों ने जाकर पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट डाल दी कि इस तरह एक हमारा बंदा है जो कि गूंगा बहरा है और वो इस तरह गया था लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। तो पुलिस ने कहा कि चलो ठीक है, हम इस पर इंक्वायरी करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जेफरी तो अभी भी अपने उस पूरे के पूरी ड्राइंग को पूरा करने में लगा हुआ था और एक ज़ॉम्बी की तलाश में था जो कि उसके कहने पर चले और जैसा कुछ वो बोले बस वैसा ही करे। तो उसने अपने एक नए विक्टिम को पकड़ा जो कि अभी सिर्फ 14 साल का था और उसका नाम कोनरॉक था। जेफरी ने उस लड़के को भी कहा कि मैं इस तरह तुम्हें मॉडल बना दूंगा, तुम्हें मेरे पास आना है और इस तरह थोड़ी फोटोग्राफ करवानी है, जिसके बाद हो सकता है ऊपर वालों को अगर तुम्हारी फोटो पसंद आती है तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए और उसके बाद क्या है, बस फिर तो तुम्हारी जिंदगी ही बदल जाएगी। वो लड़का भी इस बात को जानकर काफी ज्यादा खुश हुआ और उसने कहा कि ठीक है, आप बताइए कि क्या कुछ मुझे करना होगा। जेफरी ने सारा का सारा मामला बताया और उसे अपने घर पर बुलाया। जेफरी ने फिर से उसे वो कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए दी, लेकिन उस लड़के ने कहा कि मैं इस तरह की वाइन वगैरह नहीं पीता हूँ। तो जेफरी ने कहा कि ये कोई वाइन, शराब या फिर अल्कोहल नहीं, जबकि एक नॉर्मल ड्रिंक है। उस लड़के ने वो ड्रिंक आधी पी ली और जेफरी से छिपाकर आधी बिखेर दी, जिसके चलते वो बेहोश होने तो लगता है लेकिन पूरी तरह से नहीं होता। जेफरी ने सोचा कि इसने अपनी पूरी की पूरी ड्रिंक खत्म कर ली होगी और जेफरी उस लड़के को भी उठाकर उसी रूम में लाने लगता है जहां पर उसने पिछली बार एंथनी को मारा था। लड़के ने जैसे ही एंथनी की ऐसी हालत देखी तो उसके दिमाग में यही बात आने लगी कि ये किसी तरह से मेरी फोटोग्राफी नहीं कर
करने वाला जबकि मुझे मारने वाला है। लेकिन अभी भी उसने वो ड्रिंक ले रखी थी जिसके चलते वो काफी हद तक सुन पड़ा हुआ था। वो अपने आप को हिला जरूर पा रहा था, लेकिन इतना भी नहीं कि वो वहां से भाग पाए। कुछ ही देर बाद जेफरी अपनी ड्रिल मशीन लेकर उस लड़के के पास आता है और उसके सिर में एक छेद करने लगता है। उसका जो छेद करने का तरीका था वो सिर्फ इतना था कि जो ड्रिल मशीन की बिट होती है वो इसके सिर्फ और सिर्फ स्कल के ऊपर वाले हिस्से को छेद करे, ना कि किसी तरह से उसके दिमाग पर चोट पहुंचाए। उसने उसके सिर्फ और सिर्फ स्कल वाले हिस्से पर छेद किया और उसके बाद अपना एसिड लेने के लिए वापस दूसरे कमरे में जाने लगता है। लेकिन जब ये छेद उसके सिर में हुआ तो उस लड़के को ये विश्वास हो चुका था कि हो ना हो अब की बार अगर मैं भाग जाता हूँ तो बच जाऊंगा, नहीं तो उसी व्यक्ति की तरह किसी न किसी कोने में मैं भी यहीं पर पड़ा हूँगा। तो वो जल्द से जल्द वहां से निकलने की कोशिश करता है और वो वहां से निकलने में कामयाब भी रहता है। वो वहां से बाहर आता है और इसी तरह सड़क पर कभी इधर तो कभी उधर इस तरह चलता जा रहा था। वहां पर कुछ लोगों ने उसे ऐसी हालत में देखा कि एक लड़का इस तरह जिसके सिर में चोट लगी हुई है टहलता टहलता लुढ़कता लुढ़कता यहाँ पर आ रहा है। तो उन लोगों ने पुलिस के पास कॉल किया। पुलिस जल्द से जल्द वहां पर आ पहुंची और उससे पूछने की कोशिश की कि बेटा तुम कौन हो और तुम्हारी ऐसी हालत किसने बनाई। पुलिस तो पूछ रही थी, लेकिन वो लड़का ऐसी हालत में नहीं था कि वो अपने हालातों को पुलिस को बता सके। तब तक जेफरी वहां पर आ चुका था और उसने पुलिस से कहा कि सर ये मेरा बॉयफ्रेंड है, हम दोनों रिलेशनशिप में हैं और ये मुझसे लड़ाई करके घर से आ गया था, तो प्लीज आप मुझे ये वापस लौटा दीजिए, हम लोग वापस घर जाना चाहते हैं। तो पुलिस ने सोचा कि ये घर का मामला है और लगता है ये दोनों शायद गे होंगे, तो ये मामला यहीं निपट जाना चाहिए। तो जेफरी ने उस लड़के को अपने साथ लिया और वापस अपने घर पर आकर उसके सिर में वो एसिड डालना शुरू किया। लेकिन देखते ही देखते उस लड़के ने भी अपनी जान गंवा दी और जेफरी ने सिर्फ इतना ही कहा कि ओ शिट, मेरा एक्सपेरिमेंट फिर से फेल्ड हो गया। हो सकता है मैं इसके जो अंदर तेजाब डालने का तरीका है वो थोड़ा गलत कर रहा हूँ। मुझे एक नया विक्टिम पकड़ के लाना होगा और उसके ऊपर फिर से एक एक्सपेरिमेंट करना होगा। और इसी तरह लगातार वो एक के बाद एक विक्टिम पकड़ कर लाता रहा। लेकिन जिस तरह से वो लड़का भाग निकला था उसी तरह एक और व्यक्ति भी मौजूद था जो कि वहां से भाग निकलता है और उसने जाकर पुलिस को ये सारा का सारा मामला बताया कि जनाब इस तरह मुझे एक व्यक्ति ने पकड़ लिया था और अपने घर ले जाकर इस तरह मेरे सिर में ड्रिलिंग करने लगा और बाकी कुछ करता उससे पहले मैं बड़ी ही मुश्किल से यहाँ पर निकल कर आ पाया हूँ। पुलिस वालों ने सबसे पहले उसके लिए एक डॉक्टर का इंतजाम किया और उसके बाद पूछना शुरू किया कि आखिरकार उसका घर कहाँ है और वो बंदा कौन है। उस व्यक्ति ने जेफरी का घर बताया और देखते ही देखते जेफरी को हिरासत में ले लिया गया। जब पुलिस ने जाकर उसके घर की चेकिंग की तो उन्होंने पाया कि इसने काफी सारे स्कल्स को यहाँ पर इकट्ठा कर रखा है और यहाँ पर काफी सारा खून भी बिखरा हुआ है। आखिरकार ये बंदा करना क्या चाहता है। तो पुलिस वालों ने उससे पूछने की कोशिश की कि आखिरकार भाई साहब तुम करना क्या चाहते हो, तुम्हारे घर से ये सब चीजें मिली है। तो जेफरी ने भी दिल खोल कर ये बातें पुलिस वालों को बताई कि जनाब मुझे एक ऐसे व्यक्ति को बनाना था जो कि दिमाग से बिल्कुल पैदल हो, मतलब उसके पास दिमाग तो हो ही ना, बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसा हो और जो कुछ भी मैं कहूँ बिल्कुल वही करे। पुलिस को ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने उससे पूछताछ करनी शुरू की कि आखिरकार तुमने अपने इस एक्सपेरिमेंट में आखिरकार कितने लोगों को मार डाला है। तो उसने बताया कि लगभग मैंने 16 या 17 लोगों को मारा होगा और जो लोग इस तरह मेरे एक्सपेरिमेंट में फेल्ड हो जाते थे तो मैं उन्हें वहां पर मेरे एक जो मैं बनाने की सोच रहा था वहां उस मोन्यूमेंट में स्कल के तौर पर रख लेता था। पुलिस ने जब इस बात पर छानबीन की तो उन्हें पता चला कि इससे पहले इसने मैथ्यू टर्नर, जेरेमिन बेनबर्ग, ओलिवर वेसी, जोसेफ ब्रैडहोफ्ट समेत लगभग 17 लोगों की जान ले ली। और आप लोग अगर उन सभी लोगों के नाम जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लीजिए। जैसे ही ये मामला कोर्ट में पहुंचता है और जज ने ये सारी की सारी बातें सुनी तो उसे 921 साल की जेल की सजा सुनाई गई, वो भी 90 साल तक बिना किसी पैरोल के। कि बेटा तुम अगर इतने दिनों तक जिंदा रह पाते हो तो बाहर आ जाना और बाद में अपनी जिंदगी चैन से काट लेना, क्योंकि तुमने काफी सारे ऐसे लोगों को मार डाला है जो कि बेगुनाह थे। लेकिन बदकिस्मती के चलते ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि 28 नवंबर 1994 को वहीं जेल में ही मौजूद एक अन्य कैदी ने उसकी हत्या कर दी।
दोस्तों आज जिस क्रिमिनल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उसकी कहानी सच में ही काफी ज्यादा दिल दहला देने वाली है, क्योंकि इसने अपनी जिंदगी में अपने शुरुआती दिनों से ही काफी सारी ऐसी चीजों को देखा जिसके कारण इसकी जिंदगी पूरी तरह से प्रभावित हुई और इसने अपनी लाइफ में काफी सारी ऐसी चीजों को भी झेला जिसके कारण इस क्रिमिनल का दिमाग पूरी तरह से बदल गया और इसने बदला लेना चाहा, जैसा कि इसके साथ खुद हुआ था वैसा ही और बच्चों के साथ। लेकिन वो कौन था, क्या कर रहा था और आखिरकार उसने अपना बदला किस तरह से लिया, आइए जानते हैं स्टोरी में। असल में दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में जिसने 350 से भी ज्यादा ऐसी बच्चियों को मार डाला जिनकी उम्र लगभग 7 से 15 साल के बीच की थी। सबसे पहले वो उन्हें किडनैप करता, उसके बाद उनका रेप करता और आखिर में बड़े ही बेरहमी से उन्हें मार डालता। लेकिन ऐसा ये क्यों करता था, इसकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण इसने इतना खौफनाक रूप धारण कर लिया। जब इसका जन्म 8 अक्टूबर 1948 को टोलमिया कोलंबिया में हुआ। बात अगर इसकी माँ के बारे में की जाए तो उसका नाम बेनिल्डा था, जो कि असल में एक प्रोस्टिट्यूट थी। उसे और लोगों के साथ बाहर अपना टाइम बिताने में काफी ज्यादा अच्छा लगा करता था। यही कारण था कि वो अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम घर से बाहर ही बिताती। और दूसरी तरफ उसका पिता भी उसकी माँ के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पाता क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन था और वो भी घर से बाहर ही रहता। अक्सर उसकी माँ अपने साथियों के साथ अपने घर पर आती और वहीं पर उनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताती और वहां पर वो सारे के सारे बच्चे इन सभी चीजों को देखते कि उनकी माँ क्या कुछ कर रही है। लेकिन टाइम बीतने के साथ साथ ही उसके पिता का पॉलिटिक्स के कारण ही अदर पॉलिटिशियंस ने उसका मर्डर करवा दिया। और अब देखा जाए उसकी माँ को तो वो तो पूरी तरह से फ्री थी। अब वो अपने घर पर और ज्यादा टाइम बिताने लगी अपने साथियों के साथ और इसी तरह रंगरलियां मनाती रही। इन सब चीजों को देखकर छोटा पेड्रो, जो कि अभी सिर्फ 7 साल का था, कुछ समझ नहीं पाया और वो ऐसी ऐसी हरकतों को देखकर अक्सर अपनी बहनों के साथ ही अपनी माँ वाली एक्टिविटी करने लगता। लेकिन जैसे ही इसकी माँ को इस बारे में पता चलता है कि हमारा बेटा कुछ ऐसा काम कर रहा है तो उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसकी माँ ने पेड्रो को घर से निकाल दिया। पेड्रो को इस टाइम घर से निकाल जरूर दिया गया, लेकिन उसके पास जाने के लिए ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहां पर जाकर वो अपना अच्छे से टाइम बिता सके, उसे अच्छा सा खाना मिल जाए और रात को रहने के लिए जगह। तो वो इसी तरह सड़कों पर धक्के खा रहा था। तो वहां पर एक आदमी आता है और वो आकर कहता है कि बेटा तुम यहाँ पर इस तरह क्यों घूम रहे हो, मैं पिछले 2 या 3 दिनों से तुम्हें यूं ही देख रहा हूँ। तो पेड्रो ने बताया कि मेरे साथ कुछ ऐसा बीता है जिसके कारण मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया और अब मैं इसी तरह सड़कों पर घूमकर अपने लिए कचरे के डब्बे से खाना निकालता हूँ और अपनी जिंदगी बिता रहा हूँ। तो उस आदमी ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाना भी दूंगा और रहने के लिए जगह भी दूंगा। पेड्रो बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी की बात मान भी लेता है, क्योंकि हालात अगर अब के देखे जाएं पेड्रो के तो काफी ज्यादा बेकार थे। तो वो उस आदमी के पीछे पीछे चल पड़ता है, लेकिन वो आदमी पेड्रो से कुछ और ही चाहता था, जिसके कारण वो उसे अपने साथ एक अबेंडेंट जगह पर लेकर जाता है जहां पर पूरी तरह से सन्नाटा था और वहां पर कोई आ जा नहीं रहा था। और वहां पर ले जाकर पेड्रो का उसने रेप कर दिया। इस घटना के बाद पेड्रो का दिमागी संतुलन पूरी तरह से डगमगा गया और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हुआ और अब वो क्या करे। और रेप करने वाला व्यक्ति उसे वहीं पर छोड़कर वापस चला गया। पेड्रो के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो वो वापस सड़क पे आता है और इसी तरह अपनी जिंदगी फिर से बिताने लगता है। लेकिन इसी तरह जब वो सड़कों पर अपना टाइम बिता रहा था तो एक कपल ने आकर उससे पूछा कि बेटा तुम यहाँ पर इस तरह क्यों घूम रहे हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं और तुम यहाँ पर कैसे आए। पेड्रो काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि जो पिछली बार आदमी आया था और उसे मदद के लिए बोल रहा था तो उसने पेड्रो के साथ काफी ज्यादा नाइंसाफी की थी। तो उसने उस कपल के साथ ज्यादा बात करने की कोशिश नहीं की और वहां से निकलने लगा। लेकिन वो कपल था कि उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था और वो बोल रहे थे कि अगर हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं तो बताओ, हम तुम्हें तुम्हारे घर पर पहुंचा देंगे। वैसे पेड्रो काफी ज्यादा साफ सुथरा बच्चा हुआ करता था, जिसके कारण वो कपल समझ गया कि हो ना हो ये काफी ज्यादा सुंदर और
और अट्रैक्टिव बच्चा है तो इसके साथ जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है, क्योंकि आमतौर पर जो बच्चे सड़कों पर घूमते हैं वो कुछ इस प्रकार के नहीं होते। तो पेड्रो ने फिर से अपनी पूरी कहानी बताई कि इस तरह मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया और मैं आप लोगों के साथ भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि पिछली बार एक व्यक्ति आया जरूर था जो कि बोल रहा था कि इस तरह मेरी मदद करेगा, लेकिन उसने मेरे साथ कुछ ऐसा किया। और इस बात को सुनकर उस कपल को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो थोड़ी देर उसके पास बैठते हैं, उसे खाने की चीजें देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि बेटा हमारे भी बच्चे हैं और हम एक कपल हैं, हम उस आदमी की तरह नहीं, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो। लेकिन पेड्रो के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि इसी तरह वो कचरे के डब्बे से खाना निकाल कर काफी दिनों से बोर हो चुका था और इस तरह जिंदगी नहीं कटने वाली थी। उसे रहने के लिए एक घर चाहिए था और 2 वक्त का खाना तो उसे कम से कम अभी भी चाहिए। तो पेड्रो उस कपल के साथ चला जाता है और कपल को अगर देखा जाए तो वो पेड्रो का पूरी तरह से ख्याल रखते हैं। वो लोग उसे अच्छा खाना देते हैं, रहने के लिए जगह देते हैं और बिल्कुल अपने बच्चे की तरह उसकी परवरिश करने लगते हैं। उसका एक स्कूल में नाम भी लिखवाया गया और स्कूल में जब वो जाने लगता है तो वहां पर भी एक टीचर उसका रेप कर देता है। अभी पेड्रो सिर्फ 12 साल का था और ऐसा कुछ पेड्रो के साथ फिर से जब हुआ तो उसका दिमाग पूरी तरह से हिल गया और उसने वापस आकर अपने पेरेंट्स को बताया, जो कि उसे इस तरह अडॉप्ट करके लाए थे, कि इस तरह मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है। तो उस कपल ने भी जाकर स्कूल में और पुलिस स्टेशन में इस बात की रिपोर्ट करवाई कि हमारे बच्चे के साथ कुछ ऐसा हुआ है। लेकिन इस हादसे के बाद पेड्रो का दिमागी संतुलन हिलने लगा था, जिसके बाद पेड्रो उस घर को भी छोड़ देता है और उस शहर को भी। वो दूसरे शहर भाग जाता है और दूसरे शहर जाने के बाद वहां पर फिर से इसी तरह सड़कों पर घूमने लगता है और उसके दिमाग में यही आता है कि मुझे कुछ ना कुछ जिंदगी में ऐसा करना है ताकि मैं अपना पेट भर सकूं। तो उसने चोरी चकारी करना शुरू किया। वो जिस शहर में गया था वहां की एक लोकल गैंग से मिलता है और उनके साथ मिलकर गाड़ियां लूटने लगता है। लेकिन खराब किस्मत के चलते वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है, जिसके बाद पुलिस पकड़कर उसे जेल में डाल देती है। लेकिन हालात अगर जेल के देखे जाएं तो अभी उसे जेल में गए हुए 6 या 7 महीने ही हुए थे। तो वहीं पर एक और ग्रुप जो कि 4 लोगों का था, उन सभी ने मिलकर फिर से पेड्रो का रेप किया। इस हादसे के बाद पेड्रो पूरी तरह से बौखला गया और उसने उसी जेल में रहकर जिन 4 लोगों ने उसका रेप किया था उसमें से 3 की जान ले ली। पेड्रो ने ऐसा कुछ किया है, जब ये बात कोर्ट तक पहुंचती है तो कोर्ट उसकी 2 साल की सजा और बढ़ा देता है। पेड्रो इस बात से काफी ज्यादा नाराज था कि मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी सेफ्टी की थी और इस तरह उन्हें मारना पड़ा, तो आखिरकार मुझे किस चीज की सजा दी जा रही है। तो कोर्ट ने कहा कि तुम्हें तो उम्र कैद होनी थी, सिर्फ और सिर्फ तुमने अपनी प्रोटेक्शन की है, उसमें उन तीनों की जान ले ली, तो ही तुम्हें 2 साल की सजा दी जा रही है, नहीं तो तुम्हें उम्र कैद होनी थी। पेड्रो इस बात से काफी ज्यादा नाराज हुआ और ये सारे के सारे ब्लेम उसने अपनी माँ पर डाले, क्योंकि उसका कहना था कि अगर मेरी माँ मुझे टाइम से अपने घर पर रख लेती और इस तरह लात मारकर घर से बाहर ना निकालती तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कुछ मेरे साथ होता। और अपनी रंजिश निकालने के लिए उसने जो कदम उठाया वो सच में ही काफी ज्यादा खौफनाक था, क्योंकि अभी तक वो लगभग 17 से 18 साल का हो चुका था और उसके दिमाग में यही आने लगा कि आज तक काफी सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने मेरा रेप किया, अब मेरी बारी है। और यहीं से जन्म लिया एक ऐसे सीरियल किलर ने जिसने लगभग देखा जाए तो 350 से कहीं ज्यादा ऐसी लड़कियों को मार डाला जो कि सिर्फ और सिर्फ 7 से 15 साल के बीच की थी। पेड्रो जैसे ही जेल से बाहर निकलता है वो अपनी जगह बदलता है, अपना शहर बदलता है और शहर बदलने के बाद उसने एक ऐसी जगह को अपना टारगेट बनाने की सोची जहां पर एक कबीला रहा करता था और वहां से उन कबीले की लड़कियों को उठाता, उनका रेप करता और आखिर में उन्हें मार डालता। जिसके बाद जहां पर भी उसका मन करता या फिर उसने एक सिलेक्टेड जगह भी बना रखी थी जहां से बाद में लगभग 54 या 55 लड़कियों के शव बरामद हुए थे, उन सभी जगहों पर जाकर वो उन सभी लाशों को दबा देता। लेकिन इसी तरह उसका काम चल रहा था और उसने लगभग 100 लड़कियों को मार डाला। जिसके बाद एक दिन वो इसी तरह एक लड़की को अगवा कर रहा था तो अचानक से उसे कुछ लोगों ने देख लिया और उसे पकड़ लिया। जिसके बाद कबीले वालों ने अपने तरीके से उसे सजा देने की कोशिश की और उसे बांधकर उसके शरीर पर गरम रेत डालना शुरू किया
उसके अलावा भी उन्होंने काफी सारी ऐसी सजाएं मौजूद थी जो कि पेड्रो को दी। लेकिन उन्हीं कबीलों वालों में से एक आदमी ऐसा भी था जिसने बाद में कहा कि ये हमारा शिकार नहीं, जबकि इसे हमें पुलिस को सौंप देना चाहिए, वो इसके साथ शायद सही मायनों में न्याय करेगी। लेकिन हालात अगर यहाँ पर पुलिस के देखे जाएं तो समझ नहीं आता कि आखिरकार उस टाइम पुलिस कर क्या रही थी, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को तो कभी जेल से बाहर छोड़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन हालात अगर यहाँ के देखे जाएं तो इसे काफी बार इसी मामलों में पकड़ा गया और बार बार यही करके छोड़ दिया गया कि कुछ दिनों तक इसे जेल में रखा गया और उसके बाद इसे आजाद कर दिया गया। पुलिस वालों ने कभी भी ये नहीं सोचा कि जैसे ही हम लोग इस दरिंदे को छोड़ेंगे ये बाहर जाकर कुछ ऐसे ही कारनामे फिर से करेगा जिसके बाद इसे यहीं वापस आना है, सिर्फ और सिर्फ शहर में क्राइम ही बढ़ेगा। तो इसी तरह जैसे ही कबीले वालों ने भी ले जाकर उसे पुलिस को सौंपा तो पुलिस ने कुछ दिनों तक उसके ऊपर कार्रवाई की, जिसके बाद उसे कुछ दिनों तक जेल में रखने के बाद दूसरे शहर शिफ्ट कर दिया और उसके ऊपर बैन लगा दिया कि तुम वापस हमारे शहर नहीं आ सकोगे। दूसरे शहर जाने के बाद भी उसका सिर्फ यही काम था कि इस तरह किसी भी लड़की को उठाना और उसका जाकर रेप करना, बाद में उसे जान से मार डालना। जैसे कि वहां कबीले वालों को ये फंस गया था, लेकिन खराब किस्मत के चलते पुलिस वाले इस शहर में भी उसकी छानबीन शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक बार नदी में कुछ ज्यादा ही पानी आ जाने के कारण पेड्रो के द्वारा जो खोदकर लाशें छिपाई गई थी वो सारी की सारी बाहर आ गई और उनके बाहर आते ही एक ऐसे मुजरिम की पुलिस तलाश करने लगती है जो कि ऐसे कुछ कारनामे कर सकता था। और इसी टाइम फिर से पेड्रो एक लड़की को अगवा करते हुए उसकी माँ द्वारा पकड़ लिया गया और उसने वहां पर चिल्लाना शुरू किया, जिसके बाद लोग इकट्ठा हुए और आकर फिर से पेड्रो को पकड़ लिया गया। वो लोग पेड्रो को पकड़कर फिर से पुलिस के हवाले कर देते हैं और पुलिस ने जब उससे थोड़ी छानबीन की, उससे पूछताछ करनी शुरू की तो पता चला कि इसने लगभग आज से पहले 350 लड़कियों को इसी तरह बड़ी ही बेरहमी से रेप करके उनकी जान ले ली। इसके अलावा जब पुलिस ने पूछना चाहा कि तुम ऐसा क्यों करते हो तो पेड्रो ने बताया कि जब मैं उन्हें मारता हूँ और मारते समय उनकी जब आंखें बाहर आने को हो जाती हैं, बिल्कुल बड़ी बड़ी हो जाती हैं और उनका सांस रुक जाता है, तो मुझे देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। इसके अलावा जब वो लाश बन जाती हैं, यानी कि अपनी पूरी तरह से उनकी मौत हो जाती है, तो मैं उनके साथ बैठकर बड़े ही मजे से बातें भी करता हूँ। पुलिस वालों को पहले तो यही लगा कि शायद ये किसी तरह का पागल है और हमें जल्द से जल्द इसको मारने पीटने से अच्छा है हम लोग किसी न किसी तरह की जाकर पागल खाने में ये जांच करे कि क्या आपका कोई कैदी भाग गया है। जब पेड्रो के सामने ये सब बातें चल रही थी तो पेड्रो ने कहा कि आप लोग क्या मुझे पागल समझते हैं? अगर आप लोगों को अगर विश्वास नहीं होता तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और वो ले जाकर उन्हें एक ऐसी जगह खोदने के लिए कहता है जहाँ पर जब पुलिस वालों ने खोदा तो वहां से लगभग 57 लड़कियों की लाश निकलती है और उन सभी लड़कियों की उम्र सिर्फ और सिर्फ या तो 7 साल की, 8 साल की या फिर हम टोटल अगर बात करें 7 से 15 साल के बीच की थी। ऐसी ही एक जगह और भी थी जहां पर जाकर पुलिस ने थोड़ी छानबीन की और वहां से भी काफी सारी लाशें निकली और टोटल अगर लाशों की बात की जाए तो वहां पर पुलिस ने 110 लाशें इकट्ठी कर ली थी। और पेड्रो बोल रहा था कि मैंने सिर्फ इन्हीं लड़कियों को नहीं मारा, जबकि मैंने जो लड़कियों को मारा है वो 350 से कहीं ज्यादा की होंगी और जहां पर भी इन्हें मारकर दबाना चाहा वहीं पर दबा दिया। लेकिन 350 लाशों का कोई सबूत नहीं मिलता, जिसके कारण उसके ऊपर ऐसा कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता, तो उसे सिर्फ और सिर्फ 110 लड़कियों के रेप और उनके मर्डर के लिए 1983 में जेल भेज दिया गया, क्योंकि कोर्ट को यही लग रहा था कि शायद ये आदमी मेंटली तौर पर कुछ ज्यादा ही कमजोर है, तो इसे जेल की नहीं जबकि हॉस्पिटल की जरूरत है। और 1994 आते आते उसे जेल से रिहा कर दिया गया। और जब वो एक्वाडोर का बॉर्डर पार करके बाहर जा रहा था, अपने उस शहर को छोड़ रहा था, तो पुलिस ने फिर से उसे हिरासत में ले लिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये किसी और शहर में जाए और वहां पर पुलिस को ये बात पता ही ना हो कि ये क्या क्या कारनामे रच सकता है। तो पुलिस ने उसे फिर से हिरासत में लिया और वापस लाकर जेल में बंद कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद पेड्रो को जेल से रिहा कर दिया गया। रिहा करने के कुछ ही दिनों बाद वो शहर छोड़कर चला गया और उसके बाद किसी को नहीं पता कि पेड्रो कहां पर गया, आज वो कहां पर है और क्या वो आज भी अपने वही कारनामे कर रहा है। जब से पेड्रो जेल से बाहर निकला था और ये बात न्यूज में आई थी तो उस शहर के सारे परिवार इसी चिंता में रहा करते थे कि पेड्रो हमारे शहर में ना आ जाए और हमारी बच्चियों को उससे किसी प्रकार का खतरा ना हो।
लेकिन इस बारे में कोई नहीं जानता कि उसके बाद पेड्रो कहां पर गया और उसने क्या कुछ किया और वो आज के समय में कहां पर है भी या फिर मर गया। दोस्तों अभी अभी आप लोगों ने जिस क्लिप को देखा है वो है उस महिला की जिसे इस दुनिया के सबसे बूढ़े सीरियल किलर्स में से एक माना जाता है। लेकिन ये कौन है और इसने ऐसा क्या किया था कि पुलिस इसे यहाँ पर रिमांड के तौर पर उससे ये सब पूछ रही है कि तुमने क्या क्या किया है। घटना 2019 की है जब एक महिला के घर पर पुलिस जाकर इस शक पर रेड मारती है कि यहाँ पर हो ना हो जरूर कुछ ना कुछ ऐसी चीज हुई है जो यहाँ पर नहीं घटनी चाहिए थी और वो था किसी का कत्ल। लेकिन ये इसने क्यों किया, ये सब जानने के लिए हमें जानना होगा इस महिला के बारे में और वो भी थोड़ा डीपली। तो दोस्तों इसका नाम सोफिया है जिसका जन्म 1939 में हुआ था। ये रसिया की रहने वाली हैं और इन्होंने अपनी बचपन से ही काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना किया था क्योंकि इसका जन्म ही कुछ ऐसे टाइम पर हुआ जब वर्ल्ड वॉर 2 चला हुआ था और सभी लोग इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे और ऐसे ही संघर्ष के बीच सोफिया पैदा होती है। पैदा होने के काफी दिनों बाद तक इसने अपनी जिंदगी में काफी सारी परेशानियों का सामना किया और कुछ ही दिनों बाद इसकी शादी हो गई। इसके पति का नाम आइबेन था और ये दोनों ही मिलकर अपनी जिंदगी में थोड़ी मेहनत करने लगे ताकि इनका आगे आने वाला फ्यूचर थोड़ा सुधर पाए। इनके 3 बच्चे भी होते हैं लेकिन फिर से खराब किस्मत के चलते उनमें से एक की जान चली गई। बाकी जो बचे 2 बच्चे थे उनकी पूरी अच्छी तरह से परवरिश की और उनकी देखभाल के लिए इसके पति अलग से जाकर काम किया करते थे और ये खुद भी पिग मीट फैक्ट्री में काम किया करती थी। सोफिया और आइबेन बड़ी ही कठिनाइयों से अपने बच्चों को पालकर बड़ा करते हैं और उन्हें पढ़ने के लिए बाहर भी भेजते हैं। अभी भी इसके बच्चे बाहर ही रहकर अपनी तैयारी कर रहे थे और जैसे ही वो लोग अपनी जिंदगी में कामयाब होते हैं तो उन्होंने इन्हें पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया कि हम लोगों की यहाँ पर नौकरी लग चुकी है और हम लोग वापस घर पर नहीं आ सकते। सोफिया और आइबेन ने पूरी जिंदगी काफी ज्यादा कड़ी मेहनत की ताकि उनके बच्चे कामयाब हो सकें। उनके बच्चे कामयाब भी हुए, उन्हें तरक्की भी मिली। लेकिन जैसे ही वो लोग इस मुकाम पर पहुंचते हैं तो उन लोगों ने अपने माता पिता से कहा कि यहाँ पर हमारी नौकरी लग चुकी है और हम लोग वापस नहीं आ सकते और अगर आप लोगों को किसी चीज की अगर जरूरत होती है तो वो हमें बता दीजिएगा, हम उसका अरेंजमेंट कर देंगे। ये टाइम भी उस कपल के लिए काफी ज्यादा मुश्किलों भरा था क्योंकि उन लोगों ने जिन बच्चों को पाल पोस कर इतना बड़ा किया और सोचा था कि वो आगे चलकर उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, वो लोग इस तरह उन्हें खुले में छोड़कर चले गए। अभी भी वो लोग मेहनत कर रहे थे क्योंकि पहले तो उन्हें अपने बच्चों को पालना था और अब उन्हें मेहनत करनी थी खुद के लिए। इसी तरह टाइम और आगे बढ़ता है, इसी तरह बीतता रहता है और 2005 आते आते सोफिया के पति आइबेन की भी मृत्यु हो गई। वो लोग अभी तक एक अपार्टमेंट में रह रहे थे और वहां पर वही दोनों एक दूसरे का सहारा थे। लेकिन जैसे ही आइबेन की मृत्यु हुई सोफिया अकेली पड़ गई। पूरा का पूरा दिन उसे अकेले बिताना पड़ता और इसके अलावा काफी ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ती ताकि वो अपना पेट भर पाए। और यही कारण था कि जब से आइबेन की मृत्यु हुई थी सोफिया में काफी सारे बदलाव आए। वो चिड़चिड़ी हो चुकी थी और किसी से भी बहुत ही कम बात किया करती थी और हर एक व्यक्ति से मानो वो जेलस रहती थी। उस बिल्डिंग के सभी लोग जानते थे कि सोफिया का मूड काफी ज्यादा खराब रहता है और ये किसी से बात करके इतना खुश नहीं होती, तो लगभग लोग उसे इग्नोर ही करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब उसी बिल्डिंग में रहने वाली एक 12 से 13 साल की लड़की अनास्तासिया अलेक्सिन्को अजीब तरीके से गायब हो गई। उसके माता पिता ने उसे ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मिली, तो उन लोगों ने पुलिस के पास कॉल किया और पुलिस जैसे ही वहां पर उनके अपार्टमेंट में आई तो उन लोगों ने आसपास लोगों से पूछना शुरू किया और ये जानने की कोशिश की कि आखिरी टाइम में अनास्तासिया के साथ कौन था। तो पुलिस को पता चलता है कि जो उसकी एक कॉलेज फ्रेंड थी वो उसके साथ यहाँ पर आई थी और उसके बाद अनास्तासिया पूरी तरह से गायब हो गई। पुलिस ने उसके दोस्त से पूछा कि वो कहाँ पर गई होगी और आखिरी टाइम में तुमने उसे अकेला कहाँ पर छोड़ा था और ऐसी कौन सी जगह थी जिसके बाद तुम अपने घर और वो अपने घर चली गई। तो उसने बताया कि हम लोग इस तरह स्कूल की छुट्टी होने के बाद अपने घर पर आए और मैंने उसे उसकी बिल्डिंग के नीचे छोड़ा था और उसके बाद मैं भी अपने घर पर चली गई। तो पुलिस ने यह भी पूछा कि वहां पर क्या तुमने किसी अजीब चीज को देखा और क्या तुम्हारे अलावा वहां पर कोई और भी मौजूद था। तो अनास्तासिया की दोस्त ने कहा कि हाँ, वहां पर सोफिया भी मौजूद थी और मुझे शक है कि हो सकता है इसी ने उसे गायब किया हो। लड़की से जब पूछा गया कि तुम
ऐसा क्यों बोल रही हो, ये तो काफी ज्यादा बूढ़ी महिला है और ये उसे क्यों गायब करने लगी। तो उस लड़की ने बताया कि हम लोग अक्सर यहाँ पर खेला करते थे, तो हमारे खेलने के कारण यहाँ पर काफी ज्यादा आवाजें होती थी और सोफिया ने यानी कि इस बूढ़ी महिला ने हमें काफी बार धमकाया था और एक बार तो ये भी कहा था कि अगर तुम लोगों ने यहाँ पर और ज्यादा शरारत की तो मैं तुम्हारे हाथ पैर काट कर गर्दन काट कर तुम्हें कचरे में फेंक दूंगी। हम लोग उस टाइम काफी ज्यादा घबरा गए थे क्योंकि हमें पता था कि ये महिला पहले भी पिग मीट फैक्ट्री में काम कर चुकी है और ये बात सोचकर हम वहां से भाग गए। और अक्सर जब ये महिला हमारे सामने हुआ करती थी तो हम किसी तरह का भी कोई शोर शराबा नहीं करते थे। पुलिस ने सोफिया से जाकर पूछा कि इस तरह यहाँ से एक बच्ची गायब है और हम लोगों ने सुना है कि आपने उसे धमकाया था, तो कहीं आपने ही तो गुस्से गुस्से में उसे नहीं मार दिया। प्लीज हमने ये सारी की सारी बातें बताइए और आखिरी टाइम आपने उसे कब देखा था। तो सोफिया ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ इन बच्चों को डराने के लिए ऐसा कहा था क्योंकि ये अक्सर यहाँ पर काफी ज्यादा शोर करती रहती हैं और पूरा दिन उछल कूद करती हैं, तो यही कारण था कि मैंने इन्हें थोड़ा डराने की कोशिश की और इसके अलावा कुछ भी नहीं। पुलिस सोफिया से ये सब बातें करने के बाद वहां से चली गई और उन लोगों ने छानबीन करनी शुरू की कि आखिरकार वो बच्ची कहां पर गई होगी और अब वो हमें कहां पर मिलेगी। और इस घटना के एक दिन बाद ही एनास्तासिया के माता पिता के पास एक अनजान कॉल आता है। उसने कहा कि आपकी बच्ची पूरी तरह से सेफ है, उसे कुछ भी नहीं हुआ और वो मेरे कब्जे में है। इतना कहकर सामने वाले ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। ये कॉल आते ही उसके घर वालों ने पुलिस से जाकर संपर्क किया और उन्हें बताया कि इस तरह हमारी बच्ची गायब हुई थी। उसके बाद आज हमें ये कॉल आया है। पुलिस ने वो कॉल ट्रैक करने की कोशिश की लेकिन पुलिस उसे ट्रैक नहीं कर पाई। और इस घटना के एक दिन बाद ही एक व्यक्ति सड़क से जा रहा था तो उसे एक पॉलिथीन का बैग मिलता है। उसने उसे खोलकर देखने की कोशिश की और उसके अंदर काफी सारा मीट भरा था। उसे शक हुआ कि हो सकता है ये बैग किसी व्यक्ति का यहाँ पर रह गया हो और ये तो सिंपल एक मीट है, क्यों न मैं इसे अपने साथ ले जाऊं और घर पर ले जाकर मैं इसे बनाकर खा लूंगा। लेकिन जैसे ही वो उसे उठाकर अपने घर पर अपने साथ लेकर गया और घर पर जाकर उसे चेक किया तो उसे पता चला कि ये तो एक छोटी लड़की की लाश है। और उसे पहचानने में ज्यादा देर भी नहीं लगी क्योंकि ऊपर के जैसे ही टुकड़े उसने बाहर निकाले तो सबसे नीचे एनास्तासिया का सिर निकला। ये सब चीजें देखते ही उसने तुरंत पुलिस के पास कॉल किया और पुलिस ने ये छानबीन की कि आखिरकार तुम्हें ये बैग कहां से मिला है और वहां पर इसे कौन रख सकता था। लेकिन इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि इसके साथ हुआ क्या और इतने बुरे तरीके से एक बच्ची का कत्ल कौन कर सकता है। इस घटना के काफी दिनों बाद यानी कि बात अगर सीधा 2013 के बारे में की जाए तो सोफिया की एक दोस्त जिसका नाम भी एनास्तासिया था उससे मिलने के लिए उसके घर पर आती है। उसने यहाँ आने से पहले अपने परिवार वालों को अपने बच्चों को ये सब बताया था कि वो अपनी दोस्त के साथ सोफिया के साथ वहां पर लगभग एक हफ्ता बिताएगी और उसके बाद अपने रिश्तेदार के यहाँ चली जाएगी। ये सब बातें बोलकर उसकी दोस्त एनास्तासिया जो कि अब 77 साल की हो चुकी थी उसके पास यहाँ पर आकर उससे मिलती है। लेकिन 2 दिन बाद ही वो बड़े ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। जब सोफिया के पड़ोस वालों ने 1-2 दिन बाद उससे पूछने की कोशिश की कि वो कहाँ पर गई तो उसने कहा कि वो अपने रिश्तेदार के यहाँ जाने के लिए बोल रही थी तो वो वहीं पर चली गई। ये सब बातें देखकर उसके पड़ोस वालों को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, लेकिन उन्होंने भी इस बात पर शक नहीं किया कि हो सकता है यार चली गई होगी। लेकिन इस घटना के कुछ ही दिनों बाद लगभग 3-4 दिन बाद वहां पर जो छोटे बच्चे खेल रहे थे उन्हें पता चलता है कि हमारे जो बिल्डिंग का बड़े वाला डस्टबिन है उसके अंदर से एक हाथ बाहर निकला हुआ है। जैसे ही वो लोग उस डस्टबिन के पास जाकर उस हाथ को चेक करने लगते हैं कि ऐसा कौन सा नशेड़ी था जिसने शराब पी और उसके बाद इसके अंदर घुस गया, तो वहां पर जाकर उन बच्चों ने जो कुछ देखा वो सच में ही काफी ज्यादा खूंखार था क्योंकि वहां पर एनास्तासिया की लाश पड़ी थी। उन बच्चों ने ये सभी बातें वापस आकर अपने घर वालों को बताई और घर वालों ने पुलिस के पास कॉल किया। पुलिस ने जैसे ही वहां पर आकर उसे चेक किया तो उन्होंने पाया कि ये तो एनास्तासिया है। पुलिस ने उस महिला के घर वालों से जानने की कोशिश की कि आपकी ये महिला यहाँ पर मरी हुई पाई गई है, तो उसकी लड़की ने कहा कि हाँ इसी तरह मेरी माँ यहाँ से हमें बोल कर गई थी कि वो अपनी एक दोस्त सोफिया के पास जा रही हैं और उसके बाद वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाने के लिए बोल रही थी।
थी। अब की बार फिर से सुई सोफिया के ऊपर आकर रुक गई तो पुलिस वालों ने फिर से आकर सोफिया से पूछताछ करने की कोशिश की और उसके अपार्टमेंट में आकर जैसे ही वो लोग उससे कहते हैं कि आपकी दोस्त कहाँ पर है, तो उसने कहा कि वो यहाँ से लगभग 2 दिन पहले ही एक ब्लैक कलर की टैक्सी में बैठकर यहाँ से चली गई। उसने कहा कि वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना चाहती है, तो मैंने भी उसे ज्यादा नहीं रोका क्योंकि एनास्टेसिया का कहना था कि वो काफी ज्यादा जल्दी में है और वो मुझसे मिलने के लिए फिर कभी आएगी। पुलिस को अब की बार थोड़ा शक हुआ कि पिछली बार भी लोगों ने कहा था कि ये महिला हो सकती है उस लड़की के कत्ल के पीछे, और अब की बार फिर से यहाँ पर एक महिला गायब हो गई। पुलिस जैसे ही वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सोफिया से थोड़ी पूछताछ करने के लिए गई थी तो वहाँ दीवार पर उन्हें खून का एक छींटा नजर आया। पुलिस वालों ने पूछने की कोशिश की कि आखिरकार ये धब्बा किस चीज का है, तो सोफिया ने बड़े ही दिल खोलकर कहा कि ये खून है। और पुलिस वालों ने जब ये पूछा कि आखिरकार ये किसका खून है तो सोफिया ने कहा ये एनास्टेसिया का है। दरअसल उसे नक्सीरी आई हुई थी और उसके नाक से खून बह रहा था, तो उसने अपना नाक का खून साफ करके यहाँ पर रगड़ दिया। मैंने उससे कहा था कि ये कोई बढ़िया चीज़ नहीं और मैं तुम्हें रुमाल दे देती हूँ, और उसके बाद मैंने उसे रुमाल भी दिया, लेकिन ये धब्बा यहीं पर अभी भी लगा हुआ है। पुलिस अब की बार फिर से इस बात को जानकर यहाँ से चली गई, लेकिन अब की बार जब से पुलिस वहाँ से गई थी और ये सोफिया की फ्रेंड गायब हुई थी, तब से सोफिया अपने पड़ोसियों के साथ कुछ ज्यादा ही मिलजुल कर रहने लगती है। वो कभी कभार तो उनके साथ काफी ज्यादा टाइम बिताने लगती और कभी कभी ऐसा टाइम भी आता जब वो उनके लिए अपने उन पड़ोसियों के लिए खाने की चीजें भेजने लगती। ये सब चीजें देखकर उनके पड़ोस वाले भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि यार आजकल सोफिया को ऐसा क्या हुआ है जो ये हम लोगों के ऊपर इतनी ज्यादा रजू हो चुकी है। लेकिन उन लोगों ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सारी की सारी चीजें यूं ही चलने लगी। और इसके बाद टाइम आता है 2019 का, जब सोफिया के यहाँ एक 57 साल का व्यक्ति रेंट पर रहने के लिए आता है। वो यहाँ पर लगभग 3 से 4 दिन रहा और उसके बाद बड़े ही रहस्यमय तरीके से वो भी गायब हो गया। अब की बार उसके सारे के सारे पड़ोसी इस बात को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव हो गए कि तुम्हारे यहाँ पर जो कोई भी आता है या तो वो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है या फिर 2-3 दिन बाद उसकी लाश मिलती है। आखिरकार ऐसा तुम्हारे अंदर क्या है कि मरने वाला व्यक्ति आखिरी टाइम में तुमसे अटैच मिलता है। और इसके अलावा जब वो व्यक्ति गायब हुआ उससे 1 दिन पहले ही सोफिया के अपार्टमेंट से काफी ज्यादा तेज आवाज आई थी और उसके बाद उस व्यक्ति के चिल्लाने की आवाज भी आई। लेकिन सोफिया ने इन सभी बातों को नकार दिया कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता और वो व्यक्ति शायद यहाँ से चला गया होगा, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। हाँ, वो लगभग 2-3 दिन से गया जरूर था लेकिन उसके बाद वापस तो नहीं आया है। अब की बार उसके पड़ोसी कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गए और उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि जनाब यहाँ पर आकर प्लीज इस महिला को थोड़ा संभाल लीजिए, हमें नहीं पता कि इसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन जो भी कोई इससे मिला है उसके बाद ये मारा गया। पुलिस भी अब की बार थोड़ा सोच समझकर सोफिया के पास जाना चाहती थी क्योंकि पहले ही उसे 2 बार इन्वेस्टिगेशन के लिए लाया जा चुका था, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। और आखिरी बार सोफिया ने यही कहा था कि सर प्लीज आप लोग मुझे तंग करना छोड़िए, एक सीनियर सिटीजन को आप इतना ज्यादा तंग करने पर क्यों तुले हुए हैं। लेकिन अब की बार जैसे ही उसके पड़ोसियों ने ये सारी की सारी चीजें बताई तो इसी बेस पर सोफिया के पूरे अपार्टमेंट को छानने की कोशिश की गई और वहां पर जो पुलिस वालों को मिला वो सच में ही काफी ज्यादा दिल दहला देने वाला था, क्योंकि सोफिया के फ्रिज में काफी सारे इंसानी हिस्से रखे हुए थे। कहीं पर तो कोई गर्दन रखी हुई थी, कहीं पर कोई थाई रखी हुई थी, हाथ पैर, और मानो काफी सारे ऐसे हिस्से जो कि इंसानी शरीर में काफी ज्यादा जरूरी होते हैं। पुलिस के लिए ये सारे एविडेंस काफी थे तो उन लोगों ने सोफिया को पकड़ा और अपनी हिरासत में ले लिया। उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर उससे पूछताछ करनी शुरू की कि ये सब तुम्हारे घर पर क्या है और जो पहले हुआ था उसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगी, क्योंकि पहले भी तुम्हें इसी तरह 2 बार पूछताछ के लिए लाया जा चुका है, लेकिन उस टाइम कोई एविडेंस हमारे पास नहीं था, लेकिन ये एविडेंस काफी है। और उससे इंटेरोगेशन शुरू की। सोफिया को भी सब कुछ समझ आ चुका था कि अब की बार वो नहीं बचने वाली, तो उसने बड़े ही आराम से बैठकर अपने सारे के सारे जितने भी उसने कत्ल किए थे उन सबको एक्सेप्ट किया और पुलिस को समझाना चाहा कि शायद तुम लोगों को समझ इतना जल्दी ना आए तो मैं ही तुम्हारी मदद कर देती हूँ। तो उसने बताया कि सबसे पहले जो वो छोटी लड़की थी 12 से 13 साल की एनास्तासिया, उसे भी मैंने ही मारा था।
दरअसल वो हमारी बिल्डिंग में काफी ज्यादा शोर मचाया करती थी और मैंने उसे काफी बार समझाया था कि बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं इससे काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती हूँ। मैंने उसे काफी बार समझाया और काफी बार धमकाया, लेकिन वो नहीं मानी। तो आखिर में मैंने यही डिसाइड किया कि इस शोर शराबे को परमानेंट ही शांत कर दूं। जब वो उस दिन अपनी दोस्त के साथ हमारे यहाँ पर बिल्डिंग में घुस रही थी तो पीछे पीछे ही मैं भी आती हूँ और वो एक कोइंसिडेंस था, लेकिन मैंने उसे एक मौका बनाया और उसकी जान ले ली। सबसे पहले मैं उसे बड़े ही प्यार से अपने साथ अपने रूम में लेकर गई, अपने घर पर लेकर गई और मैंने उसे वहां पर ले जाकर बिल्कुल उसी तरह मार डाला जैसे कि पिग फैक्ट्री में हम लोग पिग्स को मारते हैं। उसे मारने के बाद उसकी काफी सारी मैंने कटिंग की, स्लाइसेस उसकी बनाई और वहीं पर मेरा कुत्ता बैठकर मुझे देख रहा था तो मैंने उसकी बॉडी का एक छोटा सा टुकड़ा मेरे कुत्ते को भी डाला। उसके बाद उसे पूरी तरह से पैक किया। उसके बाद मैंने उसे थैली में पैक किया और वहां बाहर छोड़कर आ गई जहां से उस व्यक्ति ने उठाया था और वो अपने साथ लेकर गया था। लेकिन अभी भी मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मैंने पिग्स को काफी बार मारा है, उनकी कटिंग की है और मुझे पता था कि उनका स्वाद कैसा होता है। लेकिन अब की बार अनास्तासिया नाम की इस छोटी बच्ची को जो मैंने मारा और उसकी जब मैं कटिंग कर रही थी तो मेरे दिमाग में यही आया कि कटिंग तो इसकी भी उसी की तरह हो रही है, अगर मैं इसे भी खाऊंगी तो इसका स्वाद कैसा होगा। ये कंफ्यूजन अभी तक मेरे दिमाग में चल रहा था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन अगली बार जब मेरी दोस्त, जो कि उसका नाम भी अनास्तासिया था, मेरे पास आती है, रात को हम दोनों की लड़ाई हुई और मैंने एक चाकू उठाकर उसकी गर्दन में घोंप दिया। लेकिन अब की बार ये मौका मैंने मिस बिल्कुल भी नहीं किया, जबकि अब की बार जब मैंने उसे मारा था तो उसको काटकर उसके बॉडी के हिस्से जो कि खाने लायक थे उन सभी को एक साइड में रखा। बाकी जो मटेरियल बचा उसे बंद करके मैं बाहर डस्टबिन में फेंक आई। ये सब मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि अच्छी चीजों को अकेले नहीं खाना चाहिए जबकि शेयर करके खाना चाहिए। तो मैंने इनकी काफी सारे डिशेस भी बनाई उस महिला की ही और अपने पड़ोसियों में भी बांट दी। अगले दिन उन लोगों ने भी यही बात कही कि वाओ तुमने क्या लाजवाब डिश बनाई थी, और मुझे ये बात काफी ज्यादा अच्छे से समझ आ गई थी कि मैं काफी ज्यादा अच्छी कुक हूँ। लेकिन दूसरी तरफ कोई मेरे ऊपर शक भी नहीं करने वाला क्योंकि मेरी एज काफी ज्यादा थी और इसी के चलते मैं बच निकली। और इसके साथ ही ये भी बताया कि जो आप लोगों ने पिछली बार इन्वेस्टिगेशन की थी अनास्तासिया वाले मामले में, तो वहां पर जो आप लोगों ने दीवार पर खून देखा था वो किसी भी तरह से उसकी नाक से नहीं टपक रहा था, जबकि वो उसका खुद का था और जिस टाइम मैं कटिंग कर रही थी तब दीवार पर लग गया था। इसके बाद बड़े ही मजे से मैंने उसे खाया और अपने पड़ोसियों को भी खिलाया। और उसके बाद मामला आता है उस आदमी का, 57 साल का, जो कि मेरे पास एक किराएदार बनकर आया था। तो उसके साथ भी मेरी किसी बात को लेकर बहस हो गई थी, तो मैंने उसे भी ठिकाने लगा दिया। लेकिन अब की बार हमारे पड़ोस वालों को इस बात का पता चल गया और आप लोगों के पास उन लोगों ने कॉल कर दिया और आप लोगों ने आकर जैसे ही मेरे अपार्टमेंट को चेक किया तो आगे का तो मामला आप लोग जानते ही हैं। पुलिस को ये सारा मामला समझ आ चुका था और उन लोगों ने सारी की सारी अपनी इन्वेस्टिगेशन करके उससे जितनी भी पूछताछ करनी थी वो सब करके उसे कोर्ट के सामने पेश किया। लेकिन कोर्ट को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यार इतनी बूढ़ी औरत ऐसा कुछ कैसे कर सकती है। तो कोर्ट ने उसे ऑर्डर दिया और वो सारा का सारा मामला फिर से उससे रिपीट करवाया। जैसा कि आप लोग अब ये वीडियो देख भी सकते हैं कि इसने एक इस तरह से कुल्हाड़ी ली और सामने वाले के ऊपर वार किया। ये केस अभी चल ही रहा था कि बीच में कोरोना आ गया और उसके बाद ये केस थोड़ा ढीला पड़ गया। लेकिन इस कोरोना के दौर के बीच में सोफिया भी कोरोना की चपेट में आ गई और वो मारी गई। वैसे दोस्तों, कोरोना के कारण सोफिया तो मारी गई, लेकिन अगर वो कोरोना से ना मरती तो उसे क्या सजा मिलनी चाहिए थी, इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टाइम था 9 अप्रैल 1974 का, जब मोरक्को रशिया में अलेक्जेंडर पिचुस्किन का जन्म हुआ। इसके घर में इसके माँ बाप के अलावा इसकी एक बहन भी थी। अलेक्जेंडर को पढ़ने का काफी ज्यादा शौक था और उसके टीचर्स का भी यही मानना था कि ये काफी ज्यादा अच्छा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। उसकी बहन भी इस टाइम पढ़ाई कर रही थी और उसके माता पिता हर रोज अपने काम पर चले जाया करते थे। अलेक्जेंडर भी अपने स्कूल में चला जाया करता था और इसी तरह इसकी जिंदगी बड़े ही आराम से बीत रही थी। अलेक्जेंडर के जितने भी जानने
जानने पहचानने वाले थे सभी लोगों का यही कहना था कि ये काफी ज्यादा अच्छा बच्चा है, क्योंकि किसी को अगर इसकी मदद की जरूरत हो तो ये उसकी मदद भी करता है। इसी तरह टाइम बीत रहा था, लेकिन उसके बाद एक ऐसा टाइम भी आया जब वो अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए गार्डन में गया हुआ था। वहां पर वो अलग अलग झूलों के ऊपर झूल रहे थे, वहीं पर आपस में खेल रहे थे और अब बारी आ चुकी थी अलेक्जेंडर के झूलने की। वो जाकर उस झूले के ऊपर बैठता है और उसके ऊपर बैठकर झूलने लगता है। लेकिन कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे बच्चे जब झूले से झूल रहे होते हैं तो कभी कभार वो उस झूले से फिसल जाते हैं, जिसके कारण वो नीचे गिर जाते हैं और झूला वापस पीछे की तरफ चला जाता है। लेकिन अलेक्जेंडर जिस झूले के ऊपर बैठकर झूल रहा था वो लोहे का था। अलेक्जेंडर भी बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह फिसल जाता है और वहीं नीचे गिर जाता है, लेकिन जो उसका झूला था वो पीछे जाता है और दोबारा से आगे आकर अलेक्जेंडर के सिर में लगता है। वो झूला उसे इतनी ज्यादा तेज लगता है कि उसके सिर से खून बहने लगता है। उसके आसपास में जितने भी उसके दोस्त थे वो इस चीज को देखकर घबरा गए और वो तुरंत जा पहुंचते हैं अलेक्जेंडर के घर पर। और उस दिन उसके माता पिता भी घर पर ही थे और उन्होंने जाकर सारी की सारी बातें बताई कि अलेक्जेंडर को कुछ इस तरह से चोट लग चुकी है और उसके बाकी साथी उसे यहीं पर लेकर आ रहे हैं। तो अलेक्जेंडर के माता पिता भी अपने बेटे के पास जा पहुंचते हैं और वहां पर जाकर जब उन्होंने देखा कि इसे तो काफी ज्यादा चोट लगी है तो वो लोग उसे डॉक्टर के पास ले पहुंचते हैं। और डॉक्टर के पास पहुंचते ही डॉक्टर ने उसकी ऐसी हालात को देखकर उसके काफी सारे टेस्ट किए और जो उसकी रिपोर्ट आई उनसे पता चला कि अलेक्जेंडर के सिर में काफी ज्यादा गहरी चोट लगी है, जिसके कारण उसके दिमाग तक को चोट पहुंची है। डॉक्टर उस टाइम तो उसे पट्टी करके वहीं पर रख लेता है। अगले 1 महीने तक उसका वहीं पर इलाज चलता है, लेकिन आखिर में डॉक्टर ने ये बात कही उसके माता पिता को कि इसे दिमागी डैमेज हुआ है, जिसके कारण इसके अंदर काफी सारे परिवर्तन अब आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि अचानक से इसे गुस्सा आ जाना और इसका अपनी बॉडी के ऊपर कोई भी कंट्रोल ना रहना। हो सकता है ये कभी कभार बैठा बैठा ही हंसने लगे या फिर रोने लगे। तो उसके माता पिता डॉक्टर से यही बात बोलते हैं कि आप जिस भी तरह से जो कुछ भी करना चाहते हैं आप वो कीजिए, लेकिन हमारे बच्चे को ठीक कर दीजिए। डॉक्टर उसे काफी तरह की दवाइयां दे देता है और कुछ एक दिनों बाद ही अलेक्जेंडर वापस अपने स्कूल जाने लगता है। लेकिन ये पहले की तरह वहां पर आराम से बैठकर काम नहीं कर पाता था, जबकि उसे पढ़ने में अब काफी ज्यादा समस्या आने लगी थी। वो स्कूल में पहले तो अपने टीचर्स का काफी ज्यादा फेवरेट हुआ करता था, हर एक सब्जेक्ट का काम वो बड़े ही अच्छे से किया करता था। लेकिन अब के टाइम को अगर देखा जाए तो वो अकेला रहने लगा था, उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता और यही कारण था कि उसके और जो क्लासमेट थे वो हमेशा उसका मजाक बनाया करते थे। वो उसे चिढ़ाते क्योंकि उन्हें पता था कि इसके दिमाग पर चोट लग चुकी है और उसके बाद इसका दिमाग अच्छे से काम नहीं करता। और कई बार ऐसा हुआ था जब वो बच्चे उसे चिढ़ा रहे होते तो अलेक्जेंडर उनके ऊपर हमला कर देता। अब ये मेंटली पूरे तरीके से फिट नहीं था, तो उसके स्कूल वालों ने उसके माता पिता से बात की और ये बात कही कि ये बच्चा और बच्चों के लिए खतरा बन सकता है, तो हम लोग इसे अब अपने स्कूल में नहीं रख सकते। और ये बात बोलकर वो उसे स्कूल से निकाल देते हैं। लेकिन अलेक्जेंडर के माता पिता उसका एडमिशन किसी और स्कूल में जाकर करवाते हैं, लेकिन वहां पर भी उसका एडमिशन नहीं किया जाता। लेकिन अलेक्जेंडर के माता पिता उसे घर पर नहीं रखने वाले थे, जबकि वो किसी और स्कूल जा पहुंचते हैं और वहां पर उसका एडमिशन करवाने लगते हैं। लेकिन एडमिशन के टाइम पर ही टीचर्स इस बात को समझ जाया करते थे कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं, जबकि ये एक स्पेशल चाइल्ड है। और इसी तरह काफी सारे स्कूलों में ट्राई कर लेने के बाद आखिरकार उसके माता पिता भी उसका एक ऐसे स्कूल में जाकर एडमिशन करवा देते हैं जहां पर कि सारे के सारे मेंटली वीक बच्चे आया करते थे। यहाँ पर अलेक्जेंडर को रहने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी, क्योंकि जितने भी बच्चे इस स्कूल में आया करते थे वो बिल्कुल अलेक्जेंडर के जैसे ही हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पर भी अलेक्जेंडर का कोई दोस्त नहीं बनता और वो पूरा दिन अकेला बैठा रहा करता था। ये सारी की सारी बातें उसके दादू को भी पता चल रही थी, क्योंकि वो उसके माता पिता के साथ नहीं रहा करते थे। लेकिन जब भी अलेक्जेंडर के दादू उसके माता पिता के पास मिलने के लिए आते तो उसके माता पिता बताया करते थे कि आज के टाइम में अलेक्जेंडर का कुछ ऐसा हाल है। तो अलेक्जेंडर के दादू एक दिन अलेक्जेंडर के पास बैठते हैं और उससे कुछ एक बातें करते हैं, जिसके बाद उन्होंने उसके माता पिता से ये बात कही कि जिस भी स्कूल में तुम भेज रहे हो वहां पर इसे भेजने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये वहां पर रहकर कुछ भी नहीं सीख पा रहा है। तो उसके माता पिता ने ये बात पूछी कि अब हम लोग करें तो क्या करें। तो उसके दादू ने ये बात कही कि मैं पूरा दिन अकेला रहता हूँ, आप लोग इसे मेरे साथ भेज दीजिए। तो उसके माता पिता इस बात के लिए मान जाते हैं कि ये यहाँ पर जाकर स्कूल में कुछ भी पढ़ाई नहीं करता है, इससे अच्छा है ये अपने दादू के साथ जाए, वहां पर ये भी अकेले रहते हैं और यहाँ पर इसका भी मन नहीं लगता। और ये बात सोचकर वो लोग उसे
उसके दादू के साथ भेज देते हैं। अलेक्जेंडर के साथ उसके दादू पूरा दिन अपना टाइम बिताया करते थे, उसके साथ बातें किया करते थे, जिसके बाद हफ्ता 10 दिन ही बीते होंगे कि अलेक्जेंडर अपने दादू के साथ रहकर काफी ज्यादा खुश रहने लगा। उसके दादू हर टाइम उससे बातें किया करते थे, रात को वो दोनों एक साथ ही सोया करते थे। उसके दादू से अलग अलग तरह की काफी सारी कहानियां सुनाते और इसी तरह से उन दोनों का टाइम बीत रहा था। कुछ एक दिन और बीतते हैं, जिसके बाद अलेक्जेंडर को पता चलता है कि उसके दादू चेस के काफी अच्छे प्लेयर हैं। तो अलेक्जेंडर ने ये बात कही अपने दादू से कि क्या आप प्लीज मुझे चेस सिखा देंगे, और उसके दादू को भी इस चीज में कोई दिक्कत नहीं थी। और उसके बाद हर रोज वो लोग चेस खेलने लगते हैं और इसी तरह उन लोगों को चेस खेलते खेलते 1 साल बीतता है, 2 साल बीतते हैं, और जैसे जैसे टाइम वो लोग एक दूसरे के साथ बिता रहे थे तो अलेक्जेंडर के दादू ने चेस की जितनी भी चालें होती हैं वो सारी की सारी अलेक्जेंडर को सिखा दी। और एक टाइम ऐसा आया जब अलेक्जेंडर भी चेस में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो गया। वो चेस खेलने के लिए कभी कभार अपने घर पर ही रुक जाया करते थे और कभी कभार वो लोग अपना चेस बोर्ड उठाकर वहीं पास में मौजूद विस्टा पार्क में जा पहुंचते, क्योंकि वहां पर अलेक्जेंडर के दादू के काफी सारे और भी फ्रेंड आया करते थे जो कि बिल्कुल उन्हीं की तरह बूढ़े हुआ करते थे और उन्हें कोई काम वगैरह नहीं हुआ करता था। तो वो सारे के सारे वहां पार्क में इकट्ठा हो जाते और आपस में काफी देर तक बातें किया करते थे। अलेक्जेंडर इन लोगों के बीच रहकर काफी ज्यादा खुश रहता, क्योंकि ना तो ये इतनी ज्यादा एडवांस बातें किया करते थे जो कि अलेक्जेंडर के सिर के ऊपर से जाएं, और ना ही वो लोग अलेक्जेंडर का मजाक उड़ाया करते थे। और इसी तरह का उन लोगों का रूटीन हर रोज का बन चुका था कि हर रोज खाना वगैरह खा लेने के बाद वो लोग जा पहुंचते पार्क में, और वहां पर दादू के पहले से ही काफी सारे फ्रेंड आ चुके हुआ करते थे और वहां पर बैठकर वो लोग बातें करते, चेस खेलते, और इसी तरह उन सभी का टाइम बड़े ही अच्छे से बीत रहा था। लेकिन ये टाइम बिल्कुल इसी तरह नहीं बीतने वाला था, लेकिन ये टाइम आगे भी यूं ही नहीं बीतने वाला था, क्योंकि अलेक्जेंडर जब मजे से अपने दादू के साथ हर रोज पार्क में जाया करता था तो उस टाइम एक समय ऐसा भी आया जब अलेक्जेंडर के दादू की मौत हो गई। उसके दादू की जैसे ही मौत होती है तो वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो पूरे तरीके से अंदर तक टूट जाता है कि आखिरकार ये उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि पूरी दुनिया में यहाँ पर ऐसा कोई भी बंदा मौजूद नहीं था जो कि उससे प्यार करता हो, सिर्फ उसके दादू ही थे। और आज के टाइम में ज्यादा बूढ़े हो जाने के कारण उन्होंने भी उसका साथ छोड़ दिया है और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे उसका क्या होगा। लेकिन अब उसके दादू तो जा चुके थे तो वो वापस अपनी माँ के पास जा पहुंचता है। वहीं पर जाकर अभी भी उसका मन नहीं लगता था तो उसने छोटी मोटी नौकरी करना शुरू कर दिया, लेकिन उसका नौकरी पर भी पूरी तरीके से मन नहीं लगा करता था। हर टाइम उसे यही बात याद आती कि वो कितना अच्छा टाइम अपने दादू के साथ बिता रहा था। तो अब वो शराब पीने लगता है इस बात को भूल जाने के लिए कि उसके दादू अब उसे छोड़कर जा चुके हैं। तो अब वो अपनी वापस जॉब से आने के बाद चेस खेलने लगता अपने दिमाग को बटाने के लिए, ताकि वो इस बारे में ज्यादा ना सोचे कि उसके दादू उसे छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन फिर भी उसका दिमाग हर टाइम यही बात कहा करता था कि अब तू पूरे तरीके से अकेला रह चुका है। तो अब अपने दादू को भुलाने के लिए, उनकी यादों को भुलाने के लिए वो शराब भी पीने लगता है। पूरा का पूरा दिन वो नशे में सेट रहा करता था, चेस खेला करता था, अपनी जॉब पर भी जाया करता था, लेकिन अभी भी वो इस चीज को नहीं भूल पाया था कि उसके दादू उसे छोड़कर जा चुके हैं। तो इसी बीच उसे याद आता है कि वो अपने दादू के साथ एक पार्क में जाया करता था और वहां पर उनके काफी सारे पुराने दोस्त भी आया करते थे। तो उसने वही अपना चेस बोर्ड उठाया और वो जा पहुंचा उन्हीं लोगों के पास। लेकिन वो इस पार्क में लगभग 2-2.5 साल बाद आया था, जिसके कारण यहाँ पर आने के बाद उसे पता चलता है कि उसके दादू के काफी सारे और भी बूढ़े दोस्त जो हुआ करते थे यहाँ पर, वो भी ऊपर जा चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ एक बचे हुए हैं और वो उनके साथ अपना टाइम बिताने लगता है। लेकिन उनमें भी पहले वाली बात नहीं थी, क्योंकि अलेक्जेंडर जब अपने दादू के साथ यहाँ पर आया करता था तो वो लोग इसके साथ टाइम बिताया करते थे। लेकिन आज के टाइम में उन लोगों को पता है कि इसका दिमाग अच्छे से काम नहीं करता, कभी भी इसे गुस्सा आ जाता है, तो वो लोग भी उससे दूर जाने लगते हैं। तो वो ये चीज देखता है कि आखिरकार मैं इनके साथ अपना टाइम कैसे बिता सकता हूँ। वो वापस घर पर आता है और अगले दिन अपने साथ एक वोडका की बोतल भी लेकर जाता है। वो वहां पर जाकर अपनी चेस खोल लेता है और वोडका की बोतल भी खोल लेता है और वहां पर मौजूद बूढ़े लोगों से ये बात पूछता है कि क्या वो उसके साथ चेस खेलकर वोडका पीना पसंद करेंगे। तो काफी सारे ऐसे बूढ़े वहां पर मौजूद थे जो कि वहीं पर रहा करते थे, क्योंकि वो लोग होमलेस थे और उसी पार्क में वो लोग रहा करते थे। तो अलेक्जेंडर अब उन्हें शराब पिलाता और उसके बाद उनके साथ चेस खेलने लगता, लेकिन पहले वाला मजा अभी भी उसे नहीं आ रहा था। तो अब वो वापस आता है अपने घर पर और घर पर आकर उसने ये बात सोची कि जब तक मेरे
दादू मेरे साथ थे, उनके सारे के सारे दोस्त मेरे साथ खेला करते थे, लेकिन आज के टाइम में बिना वोडका के तो कोई मेरे साथ इंटरेस्टेड खेलने में है ही नहीं। और उसे वही गुस्से वाली प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जा रही थी। तो उसके दिमाग में ये बात आई कि मैं मेरे दादू के साथ यहाँ पर खेलने के लिए जाया करता था, तो उस टाइम ये लोग मेरा काफी ज्यादा अच्छे से ध्यान रखा करते थे। लेकिन जैसे ही आज मेरे दादू मुझे छोड़कर चले गए तो इन लोगों ने भी मुझे पूरे तरीके से अकेला छोड़ दिया और मैं इनमें से एक एक से बदला लूंगा, जिसके लिए वो अपने एक दोस्त के साथ मिलकर ये प्लानिंग बनाने लगता है। और इसी बीच उसे एक आदमी के बारे में पता चलता है जिसका नाम था आंद्रे चिकाटिलू। दरअसल ये एक सीरियल किलर था और इसने अपनी जिंदगी में काफी सारे लोगों को मारा था। और इस चीज को जानकर कि ये बंदा कातिल था और इसी तरह से इसने काफी सारे लोगों की जान ली थी, अलेक्जेंडर के दिमाग में भी ये बात आने लगी कि पहले मैं अपने दादू के साथ काफी अच्छे से टाइम बिता रहा था, लेकिन आज के टाइम में उसके दोस्त भी मेरा ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो क्यों न मैं भी एक सीरियल किलर बन जाऊं, और आखिर में पुलिस अगर मुझे पकड़ भी लेती है तो क्या दिक्कत है, कौन सी यहाँ पर मेरी जिंदगी बड़ी ही अच्छे से बीत रही है। और यही बात सोचकर वो अपने एक दोस्त से कांटेक्ट करता है जो कि वहीं पर उसके साथ रहा करता था स्पेशल चाइल्ड वाले स्कूल में, और उससे मिलकर ये बात कहता है कि हम लोग मिलकर लोगों की जान लेना शुरू करने वाले हैं। पहले तो उसका दोस्त इस चीज के लिए तैयार हो जाता है और उन दोनों ने प्लानिंग करके आ पहुंचते हैं वो दोनों ही उसी पार्क में जहां पर वो लोग आज से लोगों को मारना शुरू करने वाले थे। और इस दिन टाइम था 27 जुलाई 1992 का। वो लोग वहां पार्क में बैठकर मिलते हैं और आपस में बातें करना शुरू करते हैं, लेकिन उसका वो दोस्त इन सारी चीजों को अभी भी मजाक में लिए हुए था कि यहाँ पर वो लोग किसी की जान लेने के लिए आए हुए हैं। लेकिन अलेक्जेंडर इस टाइम बिल्कुल सीरियस था और उसने ये बात कही कि हम लोग किसी अपना शिकार बनाएं, तो उसका वो दोस्त ये बात कहता है कि क्या सच में ही तुम किसी की जान लेने वाले हो। लेकिन अलेक्जेंडर उसकी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हुआ कि यार हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है और अब तुम मुझसे कंफर्म कर रहे हो कि क्या हम लोग सच में ही किसी की जान लेने वाले हैं। तो अलेक्जेंडर ने उसे बताया कि हाँ, सच में ही हम लोग यहाँ पर जान लेने के लिए आए हुए हैं। तो उसका दोस्त इस बात के लिए इनकार कर देता है और जब उसका दोस्त वहां से इनकार करके वापस जाने लगता है तो अलेक्जेंडर को इसी बात पर गुस्सा आ गया और उसने अपने बैग से हथौड़ा निकाला और जिस तरह से उसका दोस्त पलटकर वापस अपने घर पर जा रहा था, पीछे से उसके सिर पर हमला कर दिया। उसने उसके सिर पर काफी सारे हमले किए और उसके बाद उठाकर वहीं पर पास में जो नाला था उसमें उसकी बॉडी को फेंक दिया। वो अपने वापस उसी पानी में हाथ साफ करके वापस घर पर आ पहुंचता है। लेकिन सुबह होते होते उस लड़के के घर वाले पुलिस के पास जा पहुंचते हैं कि जनाब, हमारा लड़का इस तरह घर से बाहर गया था अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया है। तो पुलिस वाले अपनी तहकीकात शुरू कर देते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो लड़का अलेक्जेंडर नाम के एक लड़के के साथ इस पार्क में गया था और इसके अलावा उन दोनों को इस पार्क में जाते हुए काफी सारे और लोगों ने भी देखा था। तो पुलिस वाले इस बात को जानकर कि आखिरी टाइम में अलेक्जेंडर इसके साथ था, अलेक्जेंडर के पास जा पहुंचते हैं और उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन लाकर उससे पूछताछ करनी शुरू कर देते हैं। लेकिन अलेक्जेंडर ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि जनाब, मुझे नहीं पता कि वो कहां पर गया, क्योंकि हाँ, हम दोनों वहां पर साथ गए जरूर थे, लेकिन उसके बाद मैं अपने घर पर आ गया और वो अपने घर चला गया था। लेकिन इसी पूछताछ के दौरान दूसरी तरफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस केस के ऊपर कर ही रही थी और वो उस पार्क में छानबीन भी कर रही थी, तो वहीं पर उन्हें उसकी डेड बॉडी मिल जाती है और पुलिस वाले अलेक्जेंडर को भी छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास कोई सबूत उसके खिलाफ नहीं था, तो उन्हें शक भी नहीं था और आखिर में उसे छोड़ दिया गया। अलेक्जेंडर वापस अपने घर पर आता है और इस चीज को जानकर वो काफी ज्यादा खुश हुआ कि किस तरह वो पुलिस वालों के पास जाकर एक जुल्म करके वापस आ चुका है। तो इस चीज से उसका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ गया, जिसके बाद वो इस चीज की प्लानिंग करने लगता है कि अब की बार तो पुलिस वालों ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन हो सकता है अगली बार वो मुझे ना छोड़ें, तो मुझे पूरी प्लानिंग वगैरह सोचकर इस बारे में जानना चाहिए कि आखिरकार मैं किसी की जान कैसे लेने वाला हूँ। जिसके बाद उसने काफी दिनों तक किसी को नहीं मारा, लेकिन उसके बाद उसका पूरा का पूरा प्लान तैयार था, जिसके लिए वो अपने साथ एक वोडका की बोतल लेता, अपना चेस बोर्ड लेता और अपने बैग में एक हथौड़ा डाल लिया करता था और उसके बाद जा पहुंचता उसी पार्क में जो कि हद से ज्यादा बड़ा था और वहां पर काफी सारे बेघर लोग भी रहा करते थे और उनमें से भी किसी बूढ़े व्यक्ति को वो जाकर सिलेक्ट करता और उसे ये ऑफर करता कि क्या आप वोडका पीते पीते मेरे साथ चेस खेलना चाहेंगे। बेघर लोगों को और क्या चाहिए था, वो लोग खाना पीना खाकर अपना आराम से बैठे होते थे और उन्हें तो फ्री की दारू मिल रही थी, तो वो इस बात के लिए तैयार हो जाते और वो जाकर एक वीरान इलाके में जहां पर
अच्छे से रोशनी आ रही होती वहां पर शराब पीते और अलेक्जेंडर के साथ चेस खेलते। लेकिन आखिर तक जैसे जैसे वोडका की बोतल खत्म होती वो आदमी काफी ज्यादा नशे में हो जाया करता था, जो कि अलेक्जेंडर के साथ यहाँ पर चेस खेल रहा होता। जिसके बाद अलेक्जेंडर उठता, अपने बैग से वो हथौड़ा निकालता और उस आदमी के सिर पर काफी सारे वार वो कर दिया करता था, क्योंकि अब तक शराब पीते पीते उन्हें आधी रात से कहीं ज्यादा का टाइम हो चुका होता और वहां आसपास कोई भी नहीं हुआ करता था। वो उसका काफी बुरे तरीके से अपने हथौड़े से सिर फोड़ता और उसके बाद जो उसकी वोडका की बोतल वो अपने साथ लेकर आया करता था वो वाली बोतल उसके उसी सिर में डाल दिया करता था। और ये सारी चीजें करके वहां आसपास में जितने भी सीवर वगैरह होते उनमें उसकी बॉडी डाल दिया करता था। और ये सारी चीजें करके वो वापस अपने घर पर आ जाता, नहा धोकर आराम से सो जाता और अगली सुबह अपनी जॉब पर निकल पड़ता। और इसी तरह चलते चलते 1992 से 2006 तक उसने करीबन 60 लोगों की जान ले ली। पहले तो वो सिर्फ और सिर्फ पार्क में रहने वाले बूढ़े लोगों की जान लिया करता था, लेकिन काफी सारे बूढ़ों की जान ले लेने के बाद उसने इस चीज को नहीं देखा कि उसके सामने कौन आ रहा है और उसने हर एक व्यक्ति को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। पुलिस भी इस केस के ऊपर काफी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करती है कि लगातार शहर से लोग गायब हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान इसलिए भी नहीं दिया क्योंकि ये लोग सारे के सारे बेघर हुआ करते थे और इनके बारे में दोबारा से पुलिस के पास कोई भी पूछने के लिए नहीं जाया करता था। लेकिन कभी कभार अलेक्जेंडर जब किसी नॉर्मल बंदे को अपना शिकार बना लेता तो उसकी फैमिली वाले जा पहुंचते पुलिस के पास और इसी के लिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने लगती और उसके बाद अक्सर उन्हें किसी न किसी नाले वगैरह में उनकी लाश मिल जाया करती थी। टाइम यूं ही बीतता रहता है और अलेक्जेंडर ने अभी तक 2006 आते आते लगभग 60 लोगों की जान ले ली थी और आखिर में उसने शिकार बनाया एक महिला को, जिसके बाद पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि अलेक्जेंडर जहां पर काम किया करता था वहां पर एक महिला भी काम किया करती थी और रात का टाइम जैसे ही हुआ वो दोनों के दोनों वापस अपने घर के लिए जाने लगे तो अलेक्जेंडर ने ये बात कही कि आज का दिन काफी ज्यादा बोरियत भरा था, क्या तुम मेरे साथ विस्टा पार्क में घूमने के लिए चलोगी? वो महिला इस बात के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसने ये बात कही कि वो सबसे पहले अपने घर पर जाएगी, हो सकता है पार्क में क्या पता कितनी देर लग जाए, तो वो अपना खाना वगैरह तैयार करके उसके साथ घूमने के लिए जाने वाली है। अलेक्जेंडर भी इस बात के लिए तैयार हो गया और वो महिला वापिस अपने घर पर जा पहुंचती है। वहां पर जाकर उसने सारा का सारा खाना पीने की तैयारी की और रात होने से पहले वो अलेक्जेंडर के पास आ पहुंचती है। लेकिन जो उस महिला ने सबसे अच्छा काम किया वो ये था कि उसने अलेक्जेंडर के पास आने से पहले अपने बेटे के लिए एक नोट अपने घर पर छोड़ दिया था और उसमें सारी की सारी डिटेल लिखी हुई थी कि अलेक्जेंडर नाम का एक बंदा है जो कि मेरे साथ काम करता है, वो उसके साथ घूमने के लिए विस्टा पार्क में जा रही है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर ये है, रहता यहाँ पर है और मेरे साथ ही काम करता है। तुम ज्यादा चिंता मत करना, अगर मैं लेट हो जाती हूँ तुम अपना खाना खाना और सो जाना। लेकिन दूसरी तरफ अलेक्जेंडर को क्या था, वो अपना चेस बोर्ड और वोडका की बोतल लेकर आज उस महिला के लिए यहाँ पर आया था और वो लोग वहां पर बैठकर काफी देर तक ड्रिंक करते हैं और उसके बाद तो अलेक्जेंडर का वही काम कि अपना हथौड़ा निकाला और उस महिला के ऊपर भी हमला कर दिया। आखिर में उसकी जान ली और उसे वहीं पर उस नाले में फेंक दिया और वापस घर पर जाकर आराम से सो गया। लेकिन दूसरी तरफ उस महिला का बेटा अभी भी उसका घर पर वेट कर रहा था, लेकिन जब वो काफी रात तक नहीं आई तो उसने खाना खाया और वो वहीं पर लेट जाता है। अगली सुबह हो चुकी थी, अभी भी उसकी माँ वापस नहीं आई थी। उसने वो सारा नोट वगैरह पढ़ लिया था, जिसके बाद उसने अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को इस बारे में बताया। वो लोग भी उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन जब उन्हें वो नहीं मिलती तो आखिर में पुलिस वालों के पास वो लोग जा पहुंचते हैं और वो मैसेज भी पुलिस वालों को उन्होंने दिखाया कि आखिरी टाइम में उस महिला ने ये मैसेज छोड़ा था। तो पुलिस वाले अलेक्जेंडर के पास जा पहुंचते हैं और उस महिला के बारे में पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर ने साफ इनकार कर दिया कि हाँ जनाब, वो महिला मेरे साथ काम करती है, लेकिन कल रात को हम दोनों की छुट्टी हो चुकी थी, उसके बाद वो अपने घर चली गई और मैं अपने घर चला गया। लेकिन अलेक्जेंडर को इस बारे में नहीं पता था कि वो महिला अपने घर पर एक नोट छोड़कर आई है। तो पुलिस वालों ने अलेक्जेंडर को पकड़ा और उससे पूरी की पूरी बात जानने की कोशिश की कि आखिरकार उस महिला के साथ क्या हुआ है। तो अलेक्जेंडर ने पूरा एक्सप्लेन करके बताया कि वहां पर क्या हुआ था और आज के टाइम में उस महिला की बॉडी कहां पर है। लेकिन इसके साथ साथ उसके दिमाग में तो प्रॉब्लम पहले से ही थी, तो उसने सिर्फ उस महिला के बारे में नहीं जबकि बाकी सारे लोगों के बारे में भी बताया और उसने अपनी पूरी प्लानिंग बताई कि किस तरह से वो इन लोगों की जान लिया करता था और आज के टाइम में वो लगभग 60-61 लोगों की जान ले चुका है। वो आंद्रे चिकाटिलू से प्रभावित है और वो उसका रिकॉर्ड तोड़ना चाहता था
उसने उसका रिकॉर्ड तोड़ भी दिया और अब उसका लक्ष्य ये था कि वो जिस चेस को खेलता है उसके अंदर 64 खाने होते हैं और वो 64 लोगों को ही मारेगा। पुलिस ने उसे टाइम से पहले ही पकड़ लिया और अभी उसे 4 लोगों को और मारना है क्योंकि 60 को वो पहले ही मार चुका है। पुलिस वालों को जैसे ही उसके सारे के सारे कारनामों के बारे में पता चला तो वो लोग उसे कोर्ट में लेकर जाते हैं और वहां पर जाकर उसके ऊपर केस चलने लगता है। जज को इस बारे में भी पता चल चुका था कि बचपन में इसके सिर में चोट लग गई थी जिसके कारण इसकी जिंदगी पूरी तरीके से चेंज हो गई, लेकिन आज के टाइम में इसने काफी सारे लोगों की जान ली है जिसके चलते 24 अक्टूबर 2007 को उसे उम्र कैद की सजा दे दी गई और इस उम्र कैद में भी 16 साल तक तो उसे एक छोटे से कमरे में बिल्कुल अकेले रहना होगा ताकि ये अपना 4 का टारगेट पूरा करने के लिए किसी और की जान ना ले ले। वैसे दोस्तों आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसी तरह के क्राइम केसेस अगर आप लोगों को पसंद हैं तो ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट यास्मीन को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए केस के साथ।